स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अगेन काफ़ी सिग्निफिकेंट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा भी टॉपिक है, तो वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू टू पार्ट। थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे, अब तो वीडियो यार जैन का फर्स्ट वीक आ गया तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, तो थोड़ा सा स्ट्रेच भी करेंगे, अदरवाइज ये 4-5 पार्ट में ब्रेक डाउन करने का पहले मैं सोच रहा था, तो विल जस्ट बेसिकली रैप इट अप इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। बट इन एनी वेज अभी तक हम लोगों ने इलेबोरेटली देखा है कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इंडिया में कैसे हुआ, एंड व्हेन ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हैड ऑकर्ड देन इन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करके रखी थी। तो इन लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिकल पॉलिसीज, कमर्शियल पॉलिसीज, रेवेन्यू पॉलिसीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। एंड ये पॉलिसीज के वजह से इंडिया में एक चीज़ तो आपको क्लियरली दिखाई देगी कि इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे या फिर प्रिंसेस थे या फिर इवन रूलिंग एलाइट दोज वर देयर, दे वर क्वाइट अपसेट विद द ब्रिटिशर्स। एंड ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी में सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में जब बढ़ाने का काम किया था, पैट्रोनाइज करने का काम किया था, इसकी वजह से कंजर्वेटिव पीपल गॉट अपसेटेड, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू सी इट, बिकॉज अल्टीमेटली कंजर्वेटिव सेक्शन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। ये सारी चीज़ें कल्मिनेट हो जाएंगी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। तो पहले सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 2 पार्ट में कवर अप करेंगे, देयर आफ्टर वी नीड टू लुक इनटू पीजेंटाइन मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, and thereafter फिर revolt of 1857. So that will be the rough flow that I'm going to try to cover at least in this week. बट ऑब्वियसली काफ़ी बड़े टॉपिक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो ये हफ्ता तो इसी में जाएगा, एंड आई ट्राई टू स्ट्रेच वीडियो एटलीस्ट फॉर 1.5 आवर या फिर उससे भी ज़्यादा एज द केस में भी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ना सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है। वाई दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज सिग्निफिकेंट? बिकॉज ऑब्वियसली सोशो रिलीजियस रिफॉर्म ये ज़रूरी थी, नीड ऑफ द आवर थी ऑफ द 19th सेंचुरी। एंड वाई इट वॉज द नीड ऑफ द आवर? बिकॉज उसके ऊपर अब थोड़ी बहुत बातें हम लोगों को करनी है। तो लेट्स मूव इनटू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि अगर हम लोग सोशो रिलीजियस रिफॉर्म की बात करेंगे तो वाई देयर वॉज अ नीड? बिकॉज मीडियल इंडिया में वेन एवर देयर वॉज अ किंग को असिस्ट करने के लिए आपको लगती है लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। एंड ये लॉ एंड ऑर्डर एग्जैक्टली लिखा कहाँ पे जाता था, ये अब हमने इलेबोरेटली इसकी बातें करके रखी है कि अगर हिंदू किंग है then obviously law and order was equivalent to the Veda से derived स्मृति लिटरेचर, and thereafter पुराण से हमेशा डिराइव किए जाते हैं धर्मशास्त्र या फिर बेसिकली शास्त्र लिटरेचर। तो धर्मशास्त्र या फिर धर्म स्मृति which are basically derived from the religious books, they always acted as a law and order system in the Hindu kingdom. Similarly अगर आपका मोनार्क या फिर किंग इस्लामिक किंग है, देन ऑब्वियसली इनके लिए कौन सी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगी? तो कुरान इज़ द रिलीजियस बुक, एंड कुरान से डिराइव्ड शरिया वाज द लॉ एंड ऑर्डर। एंड ऑब्वियसली व्हेन एवर यू आर हैविंग हिंदू किंग या फिर इस्लामिक किंग, देन दिस वाज द वेरी बेसिक प्रॉब्लम कि अपने रिलीजियस लॉज जो अपने सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट किए। एंड वेन एवर यू आर इम्प्लीमेंटिंग रिलीजियस लॉज इन योर सोसाइटी, तो इसका मतलब क्या हुआ? देन ऑब्वियसली पोजिशन ऑफ द लोअर जाति या फिर बेसिकली लोअर वर्ण, एंड thereafter फिर वुमन, एंड thereafter फिर इवन अनटचेबल्स, ये हमेशा क्या रहेगी? तो ऑब्वियसली डाउन रोडन ही रहेगी। एंड वैसे इस्लामिक सोसाइटी की बात करें तो इस्लामिक सोसाइटी में अल्टीमेटली पूरा हिंदू सेक्शन एंड thereafter वुमन सेक्शन ऑफ दिस विद इन इस्लामिक कम्युनिटी, इनकी भी पोजीशन हमेशा से डाउन रोडन रहने वाली है। एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर मिडिवल सिस्टम इज कंसर्न, तो मिडिवल सिस्टम में आपको डाउन रोडन सेक्शन बहुत दिखाई देंगे। एक हिंदू किंगडम की अगर बात करते हैं तो हिंदू किंगडम में जैसे ही धर्मशास्त्र धर्म स्मृति के लॉज इंप्लीमेंट किए गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप वुमन हो, लेट्स स्टार्ट विद द वुमन, तो वुमन को सबसे पहले तो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड की परमिशन हुआ करती थी। अगर चाइल्ड इन्फेंटिसाइड से आप बच गए देन ऑब्वियसली आपका चाइल्ड मैरिज होगा, उसमें आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ द डाउरी देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इसके बीच में आपको कोई भी एजुकेशनल राइट नहीं मिलेंगे, सोशल राइट नहीं मिलेंगे, पॉलिटिकल राइट भी नहीं मिलेंगे। सोशल राइट मतलब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इकोनॉमिकल राइट का मतलब है कोई भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल राइट मतलब डिसीजन मेकिंग में विथ इन हाउस होल्ड ऑल्सो यू विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ द वॉइस। वैसे ही अल्टीमेटली अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपको पतिव्रता नारी बन के रहना है, एंड पतिव्रता नारी बनने के बाद अल्टीमेटली अगर आपका पति मर जाता है, इफ़ यू बिकम विडो, देन अपर जाति अपर वर्ण अगर आप रहोगे
तो ऑब्वियसली आपको सती के ऊपर भी जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली सती वॉज नेवर अवेलेबल फॉर द लोअर जाति, लोअर वर्ण, अनुमरण सहमरण वाला कंसेप्ट मैंने आपको एंशियंट में एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे ही अगर आप लोअर जाति लोअर वर्ण वाली पॉपुलेशन से बिलोंग करते हो देन ऑब्वियसली आपको एजुकेशनल राइट नहीं है, सोशल राइट नहीं है, पॉलिटिकल राइट नहीं है, इकोनॉमिकल राइट नहीं है। यू विल बी अ टैक्स पेइंग कम्युनिटी थ्रू आउट योर लाइफ एंड ये टैक्सेस के थ्रू वॉट एवर मीगर अमाउंट ऑफ मनी डैट यू आर अर्निंग ये चैनलाइज हो जाएगी कुकिन के पास, तो अपर जाति अपर वर्ण के पास। ये सेम पोजीशन अल्टीमेटली इस्लामिक सोसाइटी में आपकी कंटिन्यू रहेगी। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर हमने मीडियल इंडिया में पॉलिसी ऑफ जिम्मी भी देखी थी, पॉलिसी ऑफ जो जजिया है उसके ऊपर भी देखा हुआ था। तो जैसे ही पॉलिसी ऑफ जिम्मी या फिर जजिया इम्प्लीमेंट किया इस्लामिक मुनाक ने विद इन इंडिया, तो मतलब हिंदू रिलीजन कैन कैरी आउट देयर इंटरनल ऑटोनॉमी। तो अपने हिसाब से अपना एरिया मैनेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना रिलीजन मैनेज करो। एंड दैट्स अ पोजीशन वाज नेवर अपलिफ्टेड एज सच। एंड देयर आफ्टर इस्लामिक कम्युनिटी के लिए भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम इस्लामिक रिलीजन ने क्रिएट करके रखे हुए थे। जैसे कंसेप्ट ऑफ जिहाद वॉज देयर, मतलब रिलीजियस वॉरफेयर, एंड ये रिलीजियस वॉरफेयर खेलने वाला बंदा जो वो बनेगा मुजाहिद। पोजीशन ऑफ द वुमन वॉज बाय एंड लार्ज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंडियन और हिंदू वुमन वी कैन से। घर से बाहर नहीं निकल सकते, निकलना है तो आपको पर्दा सिस्टम मतलब बुर्का पहनना पड़ेगा, मेल काउंटर पार्ट साथ होना चाहिए, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का आपको एक्सेस नहीं रहेगा, एजुकेशन का भी आपको एक्सेस नहीं रहेगा। बाय एंड लार्ज ये सारी ही प्रॉब्लम की वजह से हुआ क्या कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है आपके सोसाइटी की डाउन ट्रोडन हो गई। जब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डाउन ट्रोडन हो जाएगी देन ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेट होगी, कंसिक्वेंटली आपकी पॉलिटी स्टैग्नेट होगी, कंसिक्वेंटली आपकी सोसाइटी भी स्टैग्नेट होगी। बिकॉज ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के हाथ में पैसा नहीं है, सो ऑब्वियसली दे कैनॉट कैरी आउट एनी डिमांड ड्रिवन एक्टिविटी। डिमांड नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तो अंग्रेज़ों के साथ हम लोग जाएंगे कैसे? हाउ आर यू गोइंग टू कम्पीट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु इज़ नॉट सिटिंग इन इंडिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन दैट रिगार्ड वी कैन सी। एंड दैट्स वाई धीरे धीरे करके सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है इंडिया में ट्रैक्शन गेन किए। ट्रैक्शन गेन किए मतलब धीरे धीरे करके इनकी एक्सेंचुएटी बढ़ी है, नॉट ओनली इन हिंदू रिलीजन बट ऑल्सो इन इस्लामिक रिलीजन, सिख रिलीजन एज वेल एज इन द पारसी रिलीजन एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न। हमको ये रिफॉर्म मूवमेंट दिखाई देते हैं और हमको एक एक करके हर एक रिफॉर्म मूवमेंट में जाना पड़ेगा। वी नीड टू गेज एग्जैक्टली रिफॉर्म मूवमेंट क्यों हुए एंड ये रिफॉर्म मूवमेंट हर एक रिलीजन में हुए तो हर एक रिलीजन का प्रॉब्लम क्या था एंड ये प्रॉब्लम जो है अल्टीमेटली इरेडिकेट कैसे किया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म मूवमेंट। एंड दैट इज समथिंग दैट वी विल बी एंटरिंग इनटू नाउ। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दैट रिगार्ड कि सबसे पहले तो बैकग्राउंड में वही है कि 19th सेंचुरी आते आते अब अंग्रेज इंडिया में बैठे हुए हैं, मीन्स मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स भी आ रहे हैं। मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स आर वॉचिंग दिस पोजीशन कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, ब्रिटिशर्स कहाँ पे पहुँच गए हैं एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया। एंड ये पोजीशन ऑफ इंडिया डाउन ट्रोडन होने के पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज इंडियाज रिलीजन्स, नॉट ओनली हिंदू रिलीजन बट ऑल्सो इस्लामिक, सिख रिलीजन या फिर इवन पारसी रिलीजन। ऑल ऑफ देम दे आर वेरी डीप इन द सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़। एंड जब आप लोगों के ऊपर ऐसे रिलीजियस लॉज एनफोर्स करोगे, धर्मशास्त्र, धर्मस्मृति, कुरान, शरिया वाले, देन ऑब्वियसली लोकल लेवल पे प्रॉब्लम और बढ़ेंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस लॉज हैव टू गो एंड इफ़ यू हैव टू डू अवे विद दिस पर्टिकुलर लॉ देन आपको रिलीजन का क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा। रिलीजन का क्रिटिसिज्म इज इक्विवेलेंट टू रिफॉर्म, दैट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इनफैक्ट इसको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसी के वजह से बोला जाता है बिकॉज रिलीजन को जहाँ पे आपने क्रिटिसाइज़ करना चालू कर दिया तो रिलीजन ने जो सोशल लॉज बना के रखे थे जो अभी मैंने आपको बताया, तो सारे ही लॉज क्या किए आपने, चैलेंज किए एंड उनके इरेडिकेशन की बातें आपने की ताकि इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी आए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एक्सेस टू सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल मीन्स हर एक बंदे को मिले। द कल्मिनेशन ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वॉज ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। आपने कभी ना कभी तो पॉलिटी में ये पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बल्की डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म डॉक्यूमेंट ऑल्सो। एंड दैट पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिकल रिफॉर्म या फिर इवन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म वी कैन से ये चालू कहाँ से हुआ है, राइट फ्रॉम द 19th सेंचुरी। एंड यही 19th सेंचुरी के ऑनवर्ड वाला जो डेवलपमेंट है, अब इसके ऊपर हम लोगों को थोड़ी बहुत बातें जो है वो करनी है। बट ऑब्वियसली वहाँ पे जाने से पहले हमको देखने पड़ेंगे कि व्हाट वेर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। तो सबसे पहले तो सोशल कंडीशन जो है वो रिफॉर्म के लिए एकदम ही राइप थी। सोशल कंडीशन रिफॉर्म के लिए क्यों राइप थी, अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले एक्सप्लेन किया। हिंदू रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन, पारसी रिलीजन
या फिर इवन सिख रिलीजन, ऑल ऑफ देम वेर वेरी नीक डिप इन दी सुपरस्टिशन। एंड सुपरस्टिशन के वजह से सोसाइटी में जो डाउन ट्रोडननेस आया, वो डाउन ट्रोडननेस अगर सोसाइटी में रहेगा तो एक मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन से डिमांड बूस्टअप नहीं हो पाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमको करवाना है वो नहीं हो पाएगा, एंड फिर अंग्रेज़ी रूल का हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड दैट्स द जो एग्जिस्टिंग सोशियो रिलीजियस इल्स हुआ करते थे, वैसे ही पोजीशन ऑफ द वुमन, पोजीशन ऑफ द लोअर जाति लोअर वर्ण जो धर्म की वजह से डाउन ट्रोडन हुई थी। अब ये कैसे अगर आपको समझना है तो पूरा एंशंट और मिडियल दोस्तों देखना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन गिव यू इन अ ब्रीफ, बट ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत 2000 साल का इतिहास और एंशंट एंड मिडियल में मैंने आपके लिए इसके ऊपर इलेबोरेट बातें पहले वाले लेक्चर सीरीज में करके रखी हुई है। तो सोशल कंडीशंस वी कैन से वेर क्वाइट राइप। पोजीशन ऑफ द वुमन, पोजीशन ऑफ द लोअर जाति लोअर वर्ण, ये एट एनी पीरियड ऑफ द टाइम मेजॉरिटी सेक्शन है इंडिया के। 1931 का सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस आप देखोगे तो SC/ST रफली 22.5% एंड OBCs वेर 52%, मतलब 75% पॉपुलेशन तो इंडिया में इन्हीं की है। एंड बाय एंड लार्ज रफली पकड़ के चलो ऑलमोस्ट 50 to 60% पॉपुलेशन इंडिया में इनकी है। तो इनका अपलिफ्टमेंट ज़रूरी है, इनका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा देन ऑब्वियसली इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन नहीं होगा, इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इट इज़ क्वाइट क्लियर, बिकॉज अगर पैसा कमाना है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी लानी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाना है, तो दे हैव टू कम आउट ऑफ द शैकल्स ऑफ रिलीजन। एंड ये रिलीजन की बेड़ियों से बाहर लाने के लिए वी कैन से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ना इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल जो है बहुत अलग अलग तरीके से हुआ है इंडिया के ऊपर। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर यहाँ पे हम लोगों को बातें करनी पड़ेगी। सबसे पहले ब्रिटिशर्स का इंग्लिश एजुकेशन इन आवर कंट्री। 1835 में हम लोगों ने पहले ही देख के रखा था कि मिनट्स ऑन एजुकेशन आए थे। एंड मिनट्स ऑन एजुकेशन जो लॉर्ड मैकॉले ने दिए थे, इसके ऊपर की कंट्रोवर्सी एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देख के रखी थी। एंड ये एजुकेशन के वजह से अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन थियरी इंडिया में अडॉप्ट हुई। व्हाट वाज दिस ट्रिकल डाउन थियरी? हमने ये भी देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विल सिलेक्ट हैंडफुल ऑफ इंडियंस एंड ये हैंडफुल ऑफ इंडियंस फिर लोकल लेवल पे जाके क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अल्टीमेटली यही लोगों ने, ब्रिटिश बेसिकली स्पॉन्सर्ड पीपल ने धीरे धीरे करके लोकल लेवल पे एजुकेशन अपने हाथ में लेना चालू किया। परहैप्स द टू बिगेस्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, he himself was the government inspector of the school and for that purpose 1848 में इन्होंने फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 2000 years इंडिया में वुमन के लिए एक स्कूल ओपन किया, दैट इज बेसिकली J.D. बेथ्यून स्कूल ऑफ एजुकेशन। ये बेथ्यून स्कूल ऑफ एजुकेशन इज बेसिकली द फर्स्ट वुमेन्स या फिर गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। एंड यही आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फाइनली 1850 में जो संस्कृत कॉलेज है, ये संस्कृत कॉलेज था बेसिकली कैलकाटा में, इट वॉज थ्रोन ओपन, ये ओपन कर दिया फॉर द पीपल ऑफ ऑल जाति एज वेल एज वर्ण। मतलब जो ब्राह्मणास की या फिर ब्राह्मणिकल पॉपुलेशन की जो स्क्रिप्चुरल मोनोपोली थी वो भी इन्होंने ब्रेक डाउन करके रखी। द पॉइंट ओवर हियर इज नॉट दैट कि आपने एजुकेशन प्रोवाइड किया, द पॉइंट ओवर हियर इज व्हाट काइंड ऑफ द एजुकेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग। एंड इसके ऊपर भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता के रखा था जब हमने वुड्स डिस्पैच एंड हम लोगों ने इसकी बातें की थी, दैट इज मिनट्स ऑन एजुकेशन की बातें की थी, कि ब्रिटिशर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वी कैन से दिस वन दैट इज बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, इन्होंने इंडिया में फिलोसॉफिकल एजुकेशन प्रोवाइड किया। एंड व्हाट वाज सो ड्रेडेड अबाउट दिस फिलोसॉफिकल एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एजुकेशन के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, तो अपने बच्चों को सिखाया क्या। व्हेन वी से फिलोसॉफिकल एजुकेशन, देन ऑब्वियसली आप आपके बच्चों को सिखा रहे हो किसके बारे में, देन ऑब्वियसली आप आपके बच्चों को सिखा रहे हो फॉर एग्जाम्पल मॉन्टेस्क्यू के बारे में। ये एग्जाम्पल भी थोड़े बहुत याद रखना है। मॉन्टेस्क्यू अल्टीमेटली गेव द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, एंड ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थियरी, किंग इज ऑल पावरफुल एंटिटी। क्यों? बिकॉज किंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, king is the legislative head of the country and king is ultimately the this one that is basically judicial head of the country। तो king को ही ख़त्म कर दो एंड thereafter ये तीनों जो है इनकी पावर जो है डिवाइड कर दो। एंड अगर आपने इनकी पावर डिवाइड की तो एक इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस बनेगा।
एंड ये चेक एंड बैलेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये चेक एंड बैलेंस अगर आपके कंट्री में आता है तो नो पर्सन विल बी टू पावरफुल। बट ऑब्वियसली जब आपने किंग को क्रिटिसाइज़ किया तो किंग को सपोर्ट करने वाला जो रिलीजन है उसका भी आपने क्रिटिसिज्म किया। फिलोसॉफिकल एजुकेशन में अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? अपने बच्चों को अल्टीमेटली वोल्टेयर पढ़ाया। वोल्टेयर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ हिज बेसिकली फ्रीडम्स। इनफैक्ट इट वॉज वोल्टेयर जिन्होंने सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें की। एंड जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बातें करते हो देन व्हाट यू आर एग्जैक्टली आस्किंग, यू आर आस्किंग योर राइट टू क्रिटिसाइज। ये राइट टू क्रिटिसाइज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इंडिया में हमेशा से क्या है? बैन किया गया। आप आज भी देख लेना, जस्ट बेसिकली सोसाइटी में जाओ और आपके एरिया का जो राजा है उसको क्रिटिसाइज करो। जैसे राजपूताना में जाके या फिर राजस्थान में जाके महाराणा प्रताप को आप बेसिकली क्रिटिसाइज करो। मुंबई में जाके, महाराष्ट्र में जाके छत्रपति शिवाजी महाराज को आप क्रिटिसाइज करो। एंड पंजाब में जाके आप महाराजा रणजीत सिंह को क्रिटिसाइज करो। फिर देखो आपके साथ क्या होता है। ये आज की कंडीशन है। एंड ऑब्वियसली अब 100-200 साल पहले तो आपको पता ही है क्रिटिसिज्म तो टोटली बैन ही था। एंड यही क्रिटिसिज्म जो है अपने बच्चों को करना सिखाया हुआ है फिलोसॉफिकल एजुकेशन। इसके अलावा अपने बच्चों को और क्या पढ़ाया? तो आपने आप बच्चों को और पढ़ाया, दैट इज रूसो। काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सन है। अल्टीमेटली रूसो ने ही इनिशियल लेवल पे बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी देके रखी हुई थी। एंड व्हाट इज दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी? तो ऑब्वियसली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की जब हम बात करेंगे तो उसका मतलब है गवर्नमेंट, ये बनाने का काम जो है सिटीजन्स ने किया हुआ है। एंड दैट्स व्हाई सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट शॉल वर्क। तो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क फॉर द सिटीजन। एंड सिटीजन के लिए अगर गवर्नमेंट लोग काम नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो सिटीजन हैव ऑल द राइट टू रिमूव दैट स्पेसिफिक गवर्नमेंट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है कि इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, जहाँ पे लोगों ने अपनी पावर गवर्नमेंट को दी है। इन रिटर्न गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द पीपल एंड वर्क्स फॉर द पीपल। तो आपने ये फिलोसॉफी अल्टीमेटली बनाई। इसने भी अल्टीमेटली क्या किया? मोनार्क की जो पोजीशन है उसको काफ़ी लीथल ब्लो दिया। बिकॉज मोनार्क हमेशा डिवाइनिटी की डेफिनेशन लेके बैठा हुआ है, डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप का कंसेप्ट लेके बैठा हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने लोगों को और क्या सिखाया? अपने लोगों को सिखाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेनेसांस। रेनेसांस इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज रेनेसांस का मतलब क्या होता है? रेनेसांस को आपको एक ही लाइन में समझना है कि इट इज नथिंग बट अ क्रिटिसिज्म ऑफ द रिलीजन। क्रिटिसिज्म ऑफ द रिलीजन क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली रिलीजन के शैकल्स को ब्रेक डाउन हम लोगों को करना है, पुनर्जीवन करना है। तो पुनर्जीवन करना है मतलब क्या करना है कि जो धर्म का होल्ड है मोनार्क एंड चर्च का यूरोप में, उसको ब्रेक डाउन करके इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी हम लोगों को बनानी है। एंड फॉर दैट पर्पस दांते हो सकते हैं, लियोनार्डो डिविंची हो सकता है, या फिर इवन कोपरनिकस, गैलीली जैसे लोग हो सकते हैं। इन्होंने अपने लिटरेचर लिखे एंड अल्टीमेटली लोगों को आपने क्या सिखाया? तो ऑब्वियसली एनलाइटनमेंट सिखाया। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस अल्टीमेट एनलाइटनमेंट? तो एनलाइटनमेंट मतलब बेसिकली हम लोगों को ह्यूमैनिज्म के ऊपर एम्पिरिकल एविडेंस, प्रिसाइजली एम्पिरिकल एविडेंसेस मतलब विदाउट एनी रिटर्न प्रूफ हम लोग कोई भी चीज़ को नहीं मानेंगे। आपने ये सारा जो एजुकेशन अपने बच्चों को दे दिया। एंड यही सारा एजुकेशन जब आप अपने बच्चों को दोगे तो ऑब्वियसली दैट वाज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो इंडिया में स्प्रेड करना चालू किया स्टार्टिंग फ्रॉम 1835 ऑनवर्ड, उसका ह्यूज इम्पैक्ट बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1947 तक आते आते हम लोगों को दिखाई दिया है, जिसके हम लोगों को बातें भी करनी है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट अगर ब्रिटिश का हम लोग कहे तो ऑब्वियसली इट वॉज इवेंजेलिकल एक्टिविटी। इवेंजेलिकल एक्टिविटी मतलब क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी। What is the meaning of this Christian missionary activities? Then obviously Christian missionary activity का मतलब होता है धर्म परिवर्तन करने वाले लोग। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1813 ऑनवर्ड, दैट इज कार्टर एक्ट ऑफ 1813 हैड दैट प्रोविजन कि इंडिया में क्रिश्चियन प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटीज आर अलाउड। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ वही नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने और भी बहुत सारे लॉ बनाए, कुछ लॉज आई एम गोइंग टू टेल यू ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। These laws were totally pro-Christian evangelical people, मतलब pro-religious proselytizing activity. And for that purpose, इंडिया में जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल बना हुआ था, ये मॉडर्न इंटेलेक्चुअल कौन होते हैं वो भी देखेंगे। तो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स ने ब्रिटिशर्स को अपोज करना चालू कर दिया। एंड अगर ब्रिटिशर्स को अपोज करना है, क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी को अपोज करना, तो आपको उनको बताना पड़ेगा ना कि भाई आप जो कर रहे हो गलत है, बिकॉज हमारा रिलीजन भी एक ग्रेट रिलीजन है। एंड फॉर दैट पर्पज़
ओल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर जो है वो नए तरीके से पढ़े गए, वो नए तरीके से लिखे गए। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम लोग ले सकते हैं तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नाम इसका अगर कोई रहेगा तो ऑब्वियसली वो राजा राम मोहन रॉय का ही है। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1820 में एक बुक लिखा था दैट इज परसेप्ट ऑफ जीसस। एंड परसेप्ट ऑफ जीसस में इन्होंने कुछ वैलिड सवाल उठाए थे। व्हाट वेयर दोस क्वेश्चन कि अगर क्रिश्चियन मिशनरीज को ये लगता है कि भाई इंडिया का रिलीजन या फिर हिंदू रिलीजन इज वेरी स्टीप इन दी सुपरस्टिशन, देन व्हाट अबाउट द बाइबल। बाइबल में भी तो आपको बेसिकली स्टोरीज दिखाई देंगी कि नोहा ने अपना आर्क बनाया, किसी ने अपनी एक छड़ी घुमा दी, समुंदर के बीच में से रास्ता बन गया, जीसस क्राइस्ट ने पानी को टच कर दिया, वो वाइन बन गई। व्हाट आर दिस पर्टिकुलर थिंग्स देन। तो अगर आपको लगता है कि भाई हिंदू रिलीजन में माइथोलॉजी है, हिंदू रिलीजन में सारे के सारी गड़बड़ है, तो एक ज़माने में बाइबल में भी तो थी। एंड बाइबल में जो बेसिकली मिराकुलर स्टोरीज है उसको आपने क्रिटिसाइज किया और आपने आपका धर्म सुधार लिया। तो नाउ वी ऑल्सो नीड टू कैरी आउट सेम एक्टिविटी इन इंडिया। एंड फॉर दैट पर्पज राजा राम मोहन रॉय ने अर्लियस्ट लेवल पे इंडिया में स्पेसिफिकली वैदिक एंड पुरानिक रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़े एंड पढ़ के उनको बंगाली में भी ट्रांसलेट किया ताकि ऑर्डिनरी पीपल विल हैव एक्सेस टू दैट लिटरेचर। दे शॉल स्टडी दैट लिटरेचर एंड पढ़ के समझे कि भाई एग्जैक्टली धर्म में लिखा क्या है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू फॉलो। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है जो ट्विन एंगल हम लोग बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि पहले तो हिंदू धर्म बचाना था, इंडिया के रिलीजन बचाने थे, उसके वजह से भी इंडिया के हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म कैरी आउट हुए। एंड देयर आफ्टर फिर इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन का तो ह्यूज इम्पैक्ट ही इंडिया के ऊपर पड़ा है। ऑब्वियसली टेक्निकल एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया, उसके पहले जितना भी दिया इट वॉज नॉट एट ऑल कंड्यूसिव और इट वॉज नॉट एट ऑल इनफ वी कैन से फॉर द इंडियाज ग्रोथ। बट इन्होंने फिलोसॉफिकल एजुकेशन तो इंडियंस को भर भर के दिया। अल्टीमेटली वी हैव ऑल्सो सीन कि जो वुड्स डिस्पैच आया था 1853-54 में इंडिया में, अंडर विच इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वेर कंस्ट्रक्टेड इन 1857 इन बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में फिलोसॉफिकल एजुकेशन ही दिया गया था। एंड फिलोसॉफिकल एजुकेशन इज इंडीड अ लीथल और डेडली एजुकेशन। अगर आप बच्चों को वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, एनलाइटनमेंट एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट रेनेसांस वाले कंसेप्ट सिखाओगे तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो धर्म का ही होगा। एंड धर्म का क्रिटिसिज्म जैसे होना चालू होगा देन आपके रिफॉर्म हुए। तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर बिकॉज ऑफ विच सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस फॉर द रिफॉर्म, कि सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस भी तो आपको लगेंगे। अब आइडियोलॉजिकल बेस किसने प्रोवाइड किया, देन वेस्टर्न फिलोसॉफिकल एजुकेशन ने प्रोवाइड किया। एंड सोशल बेस किसने प्रोवाइड किया, तो सोशल बेस जो अल्टीमेटली इंडिया में जो राइजिंग मिडिल क्लास है, राइजिंग इंटेलेक्चुअल क्लास है, उन्होंने प्रोवाइड किया। ये मिडिल क्लास एंड इंटेलेक्चुअल क्लास इनिशियल पीरियड पे बाय एंड लार्ज सेम पीपल थे। हु आर दिस पीपल, दे वर वर्किंग फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हमेशा से ही प्रॉब्लम रहा है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैन पावर। एंड फॉर दैट पर्पज इनका जो क्लास 3 एंड क्लास 4 एम्प्लॉय जो था विच इज़ एट एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो ये क्लास 3 एंड क्लास 4 एम्प्लॉय वाला जो सेक्शन है वो क्या रहा है, देन ऑब्वियसली वो सेक्शन जो है प्रो ब्रिटिशर्स बट ब्रिटिश एजुकेटेड भी रहा है। एंड ब्रिटिश एजुकेटेड जैसे ही वो सेक्शन रहा देन ऑब्वियसली इन्होंने सोशल बेस एज वेल एज इंटेलेक्चुअल बेस जो आपको लगता है वो प्रोवाइड करना चालू किया। It is this particular now Western educated Indian who were working for the Britishers, they started to raise slogan against India's religion. They started to highlight ki what has gone wrong with the India's religions, and they started to provide the reform activity or reform measure कि इंडिया में ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, रैशनलिज्म होना चाहिए, एम्पिरिकल एविडेंसेस मतलब रिटर्न एविडेंसेस होने चाहिए भाई, तभी जाके हम लोग रिफॉर्म मानेंगे। अगर ये चीज़ें आप नहीं करोगे then obviously why are we going to believe in a age old tradition? Just because one particular thing is happening उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे तो इससे तो सोसाइटी हमारी आगे नहीं जाएगी ना। अगर यही वाली चीज़ से फॉर एग्जांपल न्यूटन लेके बैठा होता, यही वाली चीज़ से फॉर एग्जांपल कोपरनिकस लेके बैठा होता तो मॉडर्न फिजिक्स बनता ही नहीं, मॉडर्न जो मशीनरी है वो बनती ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड एंड रैशनैलिटी। एंड ये काम जो है सोशल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल बेस जो मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल सेक्शन ने प्रोवाइड किया उनके वजह से हुआ। तो ह्यूज क्रेडिट गोज टू देम ऑल्सो कि इनके वजह से भी इंडिया में सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट वन जो है अपोजिशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, जो भी मैंने आपको राजा राम मोहन रॉय के एग्जाम्पल में बताया हुआ भी था कि इट इज़ वेरी मच फॉर्चुनेट फॉर अस
कि हमारी इनिशियल लीडरशिप रही है, बी इट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और बी इट मॉडरेट लीडरशिप, इन सभी लोगों ने इंडिया में जो रिलीजन्स है उसको डिफेंड करने का काम किया। यस, देयर आर सर्टन रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ आवर रिलीजन, सती नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बट दे आर देयर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा धर्म बुरा है। Somewhere down the line, these religious practices were developed by a particular section of the society for their own benefit. And ये practices अब हम लोगों को धीरे धीरे weed out करनी है from the Hindu religion as well as the other malpractices that are present in the other religion. And for that purpose हम लोगों को धर्म बदल परिवर्तन की या फिर religious conversion की कोई ज़रूरत नहीं है। We are going to carry out reform in our area and वो जो है हम लोग करके ही रहेंगे। That is opposition to the Western culture, वेस्टर्न सुपीरियरिटी इन आवर कंट्री। एंड ये अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सुपीरियरिटी है, ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है एज फार एज सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इज कंसर्न। सो दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फैक्टर। एंड देयर आफ्टर फिर न्यू अवेयरनेस अमॉन्ग एनलाइटेंड इंडियंस, कि जो न्यू अवेयरनेस आया, न्यू अवेयरनेस का मतलब क्या है, तो नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो वेस्टर्न कॉलोनियल रूलर्स ने इंडिया में इम्प्लीमेंट करके रखे थे। When you are going through the nationalism as well as democratic processes, then obviously आपको ये पता चलेगा कि भाई आपके कंट्री में बुरी चीज़ें क्या है। एंड वो बुरी चीज़ों के वजह से इवन आज के टाइम पे भी अगर आपके आजू में कोई अनजस्ट चीज़ हो रही है तो योर बॉडी विल ट्रेम्बल विद द एंगर। एंड ये क्यों होता है, बिकॉज हमारी कंट्री है और हमारी कंट्री में हमको कोई भी बुरी चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये राइजिंग अवेयरनेस था कि दिस एंटायर लैंड बिलोंग्स टू अस, दिस एंटायर लैंड इज़ आवर्स, एंड ये लैंड में रहने वाला हर एक बंदा इक्वल है। वी आर इंडियंस, वी आर नॉट बेसिकली हिंदूज या फिर मुस्लिम। एंड इन दैट कैपेसिटी रिलीजियस शैकल्स ब्रेक डाउन करने हैं, रिफॉर्म मूवमेंट्स कैरी आउट करने हैं, ताकि वो इक्वालिटी भावना फिर हर एक इंडियंस में आए। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ दिस सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वी कैन से कि 200 साल में इंडिया में जो भारी चेंजेस हो आपको क्लियरली दिखाई देंगे। 1823 में बैठ के आप सती को भी जस्टिफाई करते, आप चाइल्ड मैरिज को भी जस्टिफाई करते, आप डाउरी को भी जस्टिफाई करते, आप अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करते, आप पर्दा सिस्टम को जस्टिफाई करते, आप ब्राह्मण क्षत्रिय मोनोपोली को भी जस्टिफाई करते, बिकॉज इट वॉज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एंड विद इन 200 ईयर्स, मतलब 2024 में आके देख लेना, नाउ सिचुएशन हैज़ चेंज रैपिडली, ड्रास्टिकली फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। एंड यही वाली चीज़ जो है ये बेसिकली किसके वजह से हुई है, तो एक राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें वो भावना हमने डेवलप की कि दिस पर्टिकुलर लैंड बिलोंग टू अस, वी आर इक्वल, एंड इक्वालिटी में फिर जो भी आएगा वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। एंड इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है, देन रिलीजन है। देन रिलीजन में हम लोगों को रिफॉर्म्स तो लाने पड़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो देयर कि जिसके वजह से वी कैन से कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो इंडिया में हुए। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि टाइप्स ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में हम लोग को दो टाइप के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट दिखाई देते हैं, एक तो रिफॉर्म है एंड दूसरा रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट है। ऑब्वियसली से फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर मैं सोसाइटी में जाता हूँ एंड सोसाइटी में जाके अगर लोगों को बोलता हूँ कि भाई आपको इंटर कास्ट मैरिजेस प्रमोट करने चाहिए, विद इन कास्ट मैरिज करके क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे ही आपको गोत्र जो है शादी के टाइम पे नहीं देखना चाहिए, या फिर आपको इंटर रिलीजियस मैरिजेस करने चाहिए। ये रिफॉर्म्स है ना सारे के सारे, कि विदाउट एनी रैशनैलिटी आप धर्म के ऊपर फोकस रख रहे हो और इंटर कास्ट विथ इन गोत्र एंड आफ्टर फिर विथ इन रिलीजन मैरिजेस की बात कर रहे हो। तो डोंट डू दैट। वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स यू परमिशन टू मैरी एज पर योर चॉइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ गोत्र, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो अगर मैंने वो सोसाइटी में अगर वैसा वाला प्रचार प्रोपोगेंडा करना चालू कर दिया, ऑब्वियसली मेरे लिए प्रॉब्लम तो होंगे, बट सोसाइटी से एक रिएक्शन भी आएगा, नहीं गोत्र सिस्टम होनी चाहिए। तो सम ऑफ यू ऑल्सो माइट कम आउट विद अ डाटा कि देखो सर गोत्र के पीछे साइंटिफिक रैशनैलिटी है, विद इन कास्ट मैरिज होने चाहिए। इसके लिए भी सम ऑफ यू माइट सपोर्ट कि उसका फ़ायदा आपको कम्युनिटी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कैसे होगा। तो मतलब क्या है, आप रिवाइवलिस्टिक इन नेचर हो, कि जो पुराने ट्रेडिशन है उसमें आपको कंटिन्यू रखने में आपका यकीन है, वो डाई डाउन होकर कुछ नई चीज़ें फॉलो करने में आपका यकीन नहीं है। एंड ऑब्वियसली इंडिया में जब सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होंगे तो रिफॉर्म के साथ साथ उसका काउंटर भी आएगा, दैट इज़ रिवाइवलिज्म भी आएगा। टेक एन एग्जाम्पल जिसके ऊपर हम लोग लेटर ऑन बात भी करेंगे, कि जैसे ही एक रिफॉर्म मूवमेंट आई इधर बेसिकली राजा राम मोहन रॉय की ब्राह्मो समाज, जिनके वजह से सती एबॉलिशन इंडिया में हुआ, तो सती अच्छी है उसको प्रिजर्व रखने के लिए धर्म सभा नाम का एक नया मूवमेंट इंडिया में आया। एंड धर्म सभा का वही कहना है कि सती इज़ अ गुड प्रैक्टिस,
अगर ये बैड प्रैक्टिस है तो लेट इंडियंस डिसाइड दैट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हम लोग इसको ग्रेजुअली हम लोग निकाल देंगे। बट जब तक इंडियंस ये नहीं चाहेंगे कि सती नहीं जानी चाहिए, तब तक ब्रिटिशर्स हैव नो अथॉरिटी टू इंटरफियर इनटू दिस मैटर। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है। एंड वैसे ही मल्टीपल जगह पे आपको इस्लामिक रिलीजन में भी दिखाई देगा कि जैसे ही रिफॉर्म मूवमेंट अहमदिया आई, तो अहमदिया मूवमेंट को काउंटर करने के लिए फाइनली वहाबिज़म एंड इवन दारुल उलूम, या फिर बेसिकली वी कैन से दारुल उलूम मूवमेंट ही आई हुई है। ये सारी मूवमेंट के ऊपर हमको देखना है कि जब जब रिफॉर्म आएगा तब तक सोसाइटी से रिएक्शन भी आएगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट to carry out any kind of the reform among this population, because they have a firm belief that whatever they are believing in, whatever they are following in, वो वैसा ही है और वैसा होना ही चाहिए। एंड ये एटीट्यूड जो होता है, दैट इज़ कंजर्वेटिव एटीट्यूड, इसके वजह से रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट्स आर ऑलवेज देयर। तो रिफॉर्म मूवमेंट मोस्ट प्रॉब्ली आज और कल चलेंगे, और कल ही हम लोग रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट भी ख़त्म करेंगे, बिकॉज रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट इतने ज़्यादा नहीं है, रिफॉर्म मूवमेंट बहुत ज़्यादा। और हमको हिंदू रिलीजन, सिख रिलीजन, पारसी रिलीजन एंड इवन इस्लामिक रिलीजन, सभी के रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो यहाँ पे देखने पड़ेंगे। तो लेट्स मूव इनटू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि जो रिफॉर्म मूवमेंट है सबसे पहले चालू कहाँ पे हुआ है, तो बंगाल वाले एरिया में ही चालू हुआ है। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज व्हाई बंगाल। बंगाल इसी के वजह से, बिकॉज हमने ये पहले ही देखा है कि 1773 ऑनवर्ड इट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली अंडरटेक किया था। इट इज़ 1820 जब जाके बेसिकली ब्रिटिशर्स ने 2 एनलार्ज प्रोविंसेस बनाए थे, मद्रास एंड देयर आफ्टर बॉम्बे। एंड दैट्स व्हाई मद्रास एंड बॉम्बे का डेवलपमेंट जो है 1840s 1850s के बाद होना चालू हो गया। 1800 के बाद जो है बंगाल का डेवलपमेंट होना चालू हो गया, बिकॉज जैसे ही बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में लिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से जो लोअर रंग एम्प्लॉयज़ है, ये लोअर एम्प्लॉयज जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में सिखाए गए। एंड जैसे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से इनका एनकाउंटर हुआ या फिर ये उसमें पले बढ़े, देन ऑब्वियसली दे गॉट टू नो अबाउट द वेस्टर्न फिलोसॉफी, एंड यही वेस्टर्न फिलोसॉफी का इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। इनफैक्ट राजा राम मोहन रॉय हिमसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ द वेस्टर्न कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम, वी कैन से। ही वॉज वर्किंग एज अ क्लर्क फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड व्हेन ही वाज वर्किंग एज अ क्लर्क, देन ऑब्वियसली इनके सुपीरियर एंड देयर आफ्टर इंग्लिश कल्चर इनको अच्छी तरीके से पता था। ही वॉज अवेयर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ जो इंग्लैंड में जो डेवलपमेंट हो रही थी वो भी इनको पता थी। एंड दैट्स वॉट परहैप्स द ओनली एंड द बिगेस्ट रीज़न वी कैन से कि वाई सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड इन बंगाल। बंगाल सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेड एरिया है। बंगाल में ही धीरे धीरे कंपनी ने हिंदू पॉपुलेशन को अपने पास लेना चालू किया। ये हिंदू पॉपुलेशन को ही अपने साथ क्यों लिया, बिकॉज बंगाल जो है वो इस्लामिक एरिया था, एंड इस्लामिक पॉपुलेशन की पॉलिटिकल पावर चली गई। इस्लामिक पॉपुलेशन की पॉलिटिकल पावर जब चली गई तो दे वर नॉट रेडी टू वर्क फॉर द ब्रिटिशर्स, एंड दैट्स व्हाई फिर इट वाज हिंदू पॉपुलेशन। उनके लिए तो फ़ायदा ही था ना कि फॉर देम ऑलमोस्ट 700 to 800 ईयर्स से जो इस्लामिक रूल चल रहा था वो एंड हुआ, एंड फिर अल्टीमेटली हिंदू पॉपुलेशन जो है फॉर द फर्स्ट टाइम उनको क्या मिला, उनको एक मौका मिला टू एंटर इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वो एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर होने का मौका जो है इन्होंने अच्छे तरीके से निभाया। इनफैक्ट आप देखोगे तो इवन ज़मींदारी सेटलमेंट जो कॉर्नवालिस ने चालू की थी उसमें मैक्सिमम फ़ायदा जो है हिंदू ज़मींदारों को ही हुआ है। कुछ प्राइमरी फैमिलीज़ की अगर हम लोग बात करें, देन ऑब्वियसली टैगोर फैमिली जो परमानेंट सेटलमेंट ज़मींदारी की वजह से ही सिग्निफिकेंट बनी। इनफैक्ट लेटर ऑन बात भी करेंगे कि जो सबसे सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी रहे हैं द्वारकानाथ टैगोर, द एक्चुअल टैगोर, ही हिमसेल्फ वॉज अ लैंड होल्डर पर्सन, एंड उन्होंने इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लैंड होल्डर सोसाइटी इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड होल्डर और ज़मींदार बना के भी रखा था इन 1838। तो ये भी एक फैक्टर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इस्लामिक रूल गया, एंड देयर आफ्टर फिर इस्लामिक पीपल वे आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, तो हिंदू सेक्शन ने कोऑपरेट किया, एंड हिंदू सेक्शन अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी वेस्टर्न एजुकेटेड वन, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे बंगाल में वी कैन से हिंदू सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो होते हुए दिखाई दिए। ननतलेस राजा राम मोहन रॉय काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है। इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द फर्स्ट लीडर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। एंड ये क्यों बोला जाता है, वंस वी एंटर इनटू हिज रिफॉर्म देन यू विल गेट टू नो इट, सो लेट्स एंटर इनटू दैट। बट अगेन जाने से पहले आपको ये क्लियर कट पैटर्न दिखाई देगा। ये पैटर्न के ऊपर जब लेटर ऑन पोस्ट 1857 की मैं बातें करूँगा तो मैं इसके ऊपर और डिटेल जाऊँगा। बट इंडिया में इट इज़ नेवर इंडियन नेशनलिज्म, इट इज़ बंगाली नेशनलिज्म। धीरे धीरे वो बॉम्बे नेशनलिज्म में कन्वर्ट हुआ,
एंड धीरे धीरे बंगाल से जो है पावर बॉम्बे की तरफ जो शिफ्ट होती हुई भी आपको दिखाई दी। सबसे पहले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बंगाल में ही हुई। अर्लीस्ट लेवल पे कुछ लेजेंडरी सोशियो रिफॉर्मर की अगर हम लोग बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, उसके बाद में आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट केशव चंद्र सेन एंड बिगेस्ट अमॉन्ग देम ऑल देन ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद, सारे बंगाली थे। धीरे धीरे ये बैटन जो है महाराष्ट्र बॉम्बे में पास हुई एंड बॉम्बे में आपको दिखाई देगा कि अब नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप, पहले मॉडरेट लीडरशिप, इसमें अगर कुछ सिग्निफिकेंट नाम की अगर हम लोग बात करें देन ऑब्वियसली दादा भाई नौरोजी इज़ देयर, जगन्नाथ शंकर सेठ इज़ देयर, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट नाम इज़ फिरोज शाह मेहता। देयर आफ्टर फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, दैट इज़ ऑब्वियसली सबसे बड़ा नाम जो है द फाउंडर हिमसेल्फ, दैट इज़ बेसिकली वी कैन टॉक अबाउट दिस वन, दैट इज़ लोकमान्य तिलक। रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट जिनके फाउंडर ही इंडिया में बाय एंड लार्ज स्वतंत्रवीर सावरकर माने जाते हैं, अगेन बॉम्बे प्रोविंस, एंड देयर आफ्टर गांधीयन लीडरशिप। इनफैक्ट गांधी एंड गांधी के जो सबसे क्लोज एसोसिएट रहे हैं दैट इज़ सरदार पटेल, अगेन बॉम्बे प्रोविंस, एंड उनके काउंटर अपोजर जो है दैट इज़ मोहम्मद अली जिन्ना, अगेन बॉम्बे प्रोविंस। तो इट वॉज बेसिकली बंगाली नेशनलिज्म कन्वर्टेड और टर्नड इनटू बॉम्बे नेशनलिज्म, स्प्रैंग इनटू इंडियन नेशनलिज्म। इसके ऊपर भी हम लोग धीरे धीरे बातें करेंगे। इसमें आपको ये नेशनलिज्म समझना पड़ेगा कि नेशनलिज्म होता क्या है, डेवलप कैसे किया जाता है, बट दैट इज़ समथिंग लेटर ऑन। एंड दैट्स अ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का भी मैं फ्लो इसी तरीके से करूँगा कि सबसे पहले बंगाली नेशनलिज्म या फिर बंगाली सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, एंड उसके बाद में अल्टीमेटली फिर बॉम्बे बेस्ड सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसी का नतीजा था कि अब मॉडरेट लीडरशिप, एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, एंड देयर आफ्टर लास्ट वन जाए गांधीयन लीडरशिप। आपको सिर्फ और सिर्फ यही दो एरिया में कन्फाइंड मिलेगी। बहुत ही रेयरली आपको बेसिकली पंजाब वाला साइड, फॉर एग्जांपल भगत सिंह, एंड देयर आफ्टर फिर मद्रास वाला साइड, जहाँ पे आपको रेयरली ही कोई नाम मिलेगा एज फार एज एंटायर नेशनल मूवमेंट इज कंसर्न। बिकॉज ये नेशनलिज्म जो है इसी तरीके से डेवलप्ड हुआ है, जिसके ऊपर मैं पोस्ट 1857 में जाऊँगा तब बात करूँगा। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली एवरीथिंग स्टार्टेड ऑफ इन बंगाल। सबसे पहले अगर नेशनल कोई इंडिया में बना है तो इट इज़ बंगाली पॉपुलेशन, एंड बंगाली पॉपुलेशन नेशनलिज्म बनने के पीछे के रीज़न मैंने आपको बताया कि दे गॉट देमसेल्फ एंटेंगल्ड विद द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काफ़ी अच्छी कंपनी थी, एंड उन्होंने बहुत सारे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म लोकल लेवल पर स्पॉन्सर किए, एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम किया, मुगलों को ख़त्म करने का भी काम किया। वो अच्छा क्यों था? Because obviously not because they were targeting Islamic population, it is because they were targeting monarchical system. कि monarchy का टाइम जा चुका है, monarchy has to go, parliamentary democracy has to come in our country or in India. Even though it was not their intention, but धीरे धीरे करके इसी के ऊपर ब्रिटिशर्स ने सारे काम किए जिसका फ़ायदा ही इंडिया को बहुत ज़्यादा हुआ। वरना आज के टाइम पे भी जहाँ पे इंडिया के लोगों को मोनार्क के लिए इतनी ज़्यादा लॉयल्टी होती है तो शायद ही वो कभी एग्री होते कि मोनार्क जो उनको निकाल के हम लोग डेमोक्रेसी इंडिया में लगाए। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर रहा है। इट ऑल स्टार्टेड इन बंगाल, इट ऑल स्टार्टेड विथ राजा राम मोहन रॉय। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू बेसिकली लुक इनटू द करियर ऑफ दिस सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी। राजा राम मोहन रॉय का करियर समवेयर अराउंड 1804 ऑनवर्ड जो है ट्रेस किया जाता है। 1804 ऑनवर्ड जो है धीरे धीरे करके उन्होंने इनिशियल लेवल पे हिंदू रिलीजन को जो है क्रिटिसाइज़ करना चालू किया। इनके अगर कुछ सिग्निफिकेंट अगर बुक की हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली सबसे सिग्निफिकेंट बुक जो है गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, इसको तुहाफत उल मुवाहिदीन भी बोला जाता है। गिफ्ट टू मोनोथेइज्म मतलब अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय हिंदू रिलीजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? गॉड्स। हम लोगों ने मल्टीपल गॉड्स बनाए। ऋग्वेदा में ही 33 अलग अलग टाइप के गॉड है। पुराणिक गॉड में जो त्रिदेव एंड त्रिदेवी वाला कंसेप्ट है, इनके एसोसिएटेड अवतार वाले कंसेप्ट है। तो जैसा अपने भगवानों में हायरार्की बना दी तो भगवान के फॉलोअर में भी हायरार्की बन गई। तो लेट्स डू अवे विद दिस पॉलीथेइज्म ऑफ आवर रिलीजन। हिंदू रिलीजन में पॉलीथेइज्म की ज़रूरत ही नहीं है। पॉलीथेइज्म का मतलब क्या है? मल्टीपल गॉड की पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वरना होगा क्या? अगर आपका डेटी जो है छोटा है, किसी और का डेटी बड़ा है, तो एटीट्यूड वहीं पे वो बंदे में आ गया ना कि आई एम सुपीरियर एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सेक्शन। ये ऋग्वेदिक टाइम पीरियड से हम लोगों को ये प्रॉब्लम दिखाई दिया है। राजा राम मोहन रॉय ने इसको टैकल किया एंड टैकल करके जो इसको ख़त्म करने की कोशिश की। एंड इनफैक्ट इट इज़ नॉट राजा राम मोहन रॉय जिनको ये प्रॉब्लम दिखा, इसके पहले भी बहुत लोगों ने प्रॉब्लम हार्नेस किया है। एंड इसमें अगर सबसे बड़ा नाम अगर कोई रहेगा तो निर्गुण भक्ति सेंट ऑफ द मीडिएवल इंडिया, जिनके ऊपर हम लोगों ने मीडिएवल इंडिया में पढ़ा भी था, इफ़ यू रिमेंबर, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं है, इज़ निरंकार।
एंड आपको बेसिकली अगर भगवान की पूजा अर्चना करनी है तो सिर्फ भगवान है मानो, उसका ना कोई नाम है, उसका ना कोई आकार है। ही इज़ नेमलेस, ही इज़ फॉर्मलेस, एंड इन दैट कैपेसिटी भगवान को जो है अपने मन से मानोगे तो बेनिफिट मिलेगा। इनके पीछे अगर कोई बड़े नाम रहेंगे तो गुरु नानक एंड देयर आफ्टर इवन कबीर, जो हमेशा से निर्गुण भक्ति सेंट रहे हैं, जिनका भगवानों के ऊपर विश्वास था, बट भगवान कौन है तो उसका नाम भी नहीं है, आकार भी नहीं है। तो अ सॉर्ट ऑफ द इक्वालिटी वॉज अचीव्ड एज फार एज गॉड्स आर कंसर्न इन द भक्ति रिलीजन। एंड ऑब्वियसली फिर राजा राम मोहन रॉय का भी वही कहना था कि इतने सारे रिलीजन में आपने गॉड्स जब बनाए तो गॉड्स में ही आपने हायरार्की बना दी। गॉड्स में जब आप हायरार्की बनाओगे तो ऑब्वियसली उनके फॉलोअर्स में भी हायरार्की बनेगी, विच इज़ नॉट गुड। हाउ आर वी गोइंग टू अचीव इक्वालिटी विद द पॉलीथेइज्म? एंड दैट्स अ पॉलीथेइज्म हमको नहीं चाहिए, मोनोथेइज्म चाहिए। ही गेव अ ह्यूज प्रेज टू द इस्लामिक एज वेल एज क्रिश्चियन रिलीजन इन दिस बुक, कि वो रिलीजन में जो इक्वालिटी पॉसिबल है इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ द मोनोथेइज्म। इस्लामिक रिलीजन में सिर्फ अल्लाह है एंड देयर आफ्टर फिर क्रिश्चियन रिलीजन में सिर्फ और सिर्फ गॉड है। इन दोनों का भी कोई नाम नहीं है, इन दोनों का भी कोई आकार नहीं है। तो वैसा ही वाला कुछ कंसेप्ट जो है मोनोथेइज्म वाला हिंदू रिलीजन में भी आना चाहिए। देयर आफ्टर राजा राम मोहन रॉय जो है, इन्होंने इनिशियल लेवल पे वेदास एंड देयर आफ्टर उपनिषदा को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। फॉर दैट पर्पज ही हैड टू फेस ह्यूज क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्राह्मणिकल सेक्शन। अगर आपने एंशिएंट एंड मीडियल लेक्चर मेरे साथ किए हुए हैं तो ब्राह्मणास के पास जो पावर है वो हमेशा आई क्यों, इसके ऊपर हमने इलैबोरेट डिस्कशन करके रखा है। बिकॉज दे वेर ऑलवेज टॉट इन संस्कृत। हमारे सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर संस्कृत में लिखे हैं एंड हमको संस्कृत नहीं पढ़ने आती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज गो टू ब्राह्मण इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनी रिलीजियस फंक्शन। एंड राजा राम मोहन रॉय ने इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्डिनरी लोगों को समझ में आए इस लैंग्वेज में, दैट इज़ उनकी मदर टंग, दैट इज़ बंगाली लैंग्वेज जो है, उसमें वेदास एंड उपनिषदास को ट्रांसलेट करना चालू किया ताकि स्क्रिप्चरल मोनोपोली ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्शन माइट गेट ब्रोकन डाउन। Ordinary people will get to know about their religion and ordinary people will behave for that particular religion as per that religion. तो ये वाली चीज़ जो है इन्होंने करके रखी थी एंड इनफैक्ट ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट भी है। ब्रेकिंग ऑफ द स्क्रिप्चरल मोनोपोली ये हमेशा से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। ये हमेशा से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों रहा है? बिकॉज जब तक स्क्रिप्चरल मोनोपोली है तब तक आपका ब्राह्मणिकल सेक्शन जो है हिंदू रिलीजन के ऊपर जो है डोमिनेंस रखेगा। ब्राह्मण की मोनोपोली अगर आपको ब्रेक डाउन करनी है तो उनके स्क्रिप्चरल मोनोपोली को आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इन्होंने भी वही किया। एंड अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि इवन आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी संस्कृत कॉलेज प्रिसाइजली एवरीबडी के लिए ओपन करके रखा था बिकॉज ऑफ दिस एंगल कि स्क्रिप्चरल मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मण हैज़ टू गो अवे बिकॉज इट वॉज एन एलिगेशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ऑफ आर आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड इवन स्वामी विवेकानंद कि हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर जो ओरिजिनल फॉर्मेट में थे वो काफ़ी अच्छे थे। इसमें जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस है, अनटचेबिलिटी हो सकती है या फिर यू कैन टॉक अबाउट सती हो सकती है, ये सारी ब्राह्मणिकल सेक्शन ने अपने फ़ायदे के लिए लेटर ऑन डाली हुई प्रैक्टिसेस है। बिकॉज ये सारी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने की वजह से ब्राह्मणास को ह्यूज दान एंड दक्षिणा मिली, जिसका फ़ायदा उनको ट्रेडिशनल लेवल पे हुआ है। एंड दैट्स ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे स्क्रिप्चरल मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मणास गॉट ब्रोकन डाउन इन आवर कंट्री। देर आफ्टर इन्होंने जो परसेप्ट ऑफ जीसस जो 1820-21 में इनिशियल लेवल पे लिखा, इसका लार्ज स्केल पब्लिकेशन 1824 ऑनवर्ड इन्होंने किया, जिसके ऊपर इन्होंने डायरेक्टली क्रिश्चियन रिलीजन को ही टारगेट किया कि भाई आप हमको बता रहे हो कि हमारा रिलीजन बुरा है तो आपका रिलीजन भी उतना ही बुरा है। आपके रिलीजन में भी माइथोलॉजी है, आपके रिलीजन में भी बहुत सारे इररेशनल चीज़ें हैं एंड यू हैव डन अवे विथ ऑल दोज थिंग्स। हाउ? via enlightenment, via renaissance. So we also need to go through the enlightenment and renaissance in order to bring Indian people out of the religious shackle. तो ये भी एक significant book रहा है and thanks to Raja Ram Mohan Roy we can say कि Hindu religion it got saved from the increasing onslaught of the Islam Christian religion. Otherwise आप सोच सकते हो कि अगर राजा राम मोहन रॉय himself if he had got converted into Christianity फिर इंडिया का क्या ही होता। अगर इंडिया का एलाइड पॉपुलेशन अपने धर्म के लिए काम नहीं करता, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता, तो शायद अफ्रीका जहाँ पे कॉलोनियलिज्म का वर्स्ट एंगल आपको दिखाई देता है कि सारे ही क्रिश्चियन हैं, सारे ही वेस्टर्न कल्चर में बिलीव रखने वाले लोग हैं, वैसे ही कुछ इंडिया में होता और हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन जो है मोस्ट प्रोबेबली वुड हैव गॉट एंडेंजर्ड। ये नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ राजा राम मोहन रॉय। इट नॉट ओनली गिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द कंटेम्प्रेरी एलाइड सेक्शन
but it also gave the literary ammunition to the contemporary allied section that they can use in order to ward off or fight the rising tide of the Christian missionary activities in our country. Thereafter next important जो है बेसिकली इन्होंने इंडिया का पहला न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड बाय इंडियन, टू बी एडिटेड बाय इंडियन एंड टू बी मैनेज बाय इंडियन निकाला, जिसका नाम है संवाद कौमुदी, एंड देयरआफ्टर इवन पर्शियन न्यूज़पेपर जिसका नाम है मिरतुल अखबार इन 1821. संवाद कौमुदी को पहला न्यूज़पेपर मैंने इसके लिए बोला बिकॉज बाय द इंडियन, मैनेज बाय द इंडियन एंड एडिटेड बाय द इंडियन. एज सच पहला न्यूज़पेपर हमेशा से जेम्स ऑगस्टस हिक्की का 1780 में आया हुआ बंगाल गैजेट ही माना जाता है, बट वो ब्रिटिशर्स का था, ब्रिटिश बंदे ने निकाला था. ये इंडियन बंदे ने निकाला था, लोकल लैंग्वेज में निकाला था एंड मैनेज बाय इंडियन भी था, दैट इज संवाद कौमुदी. तो इसको इस हिसाब से याद रखना है. फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश, एडिटेड एंड मैनेज बाय इंडियन एज वेल एज फर्स्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, दैट इज संवाद कौमुदी. एंड ओवरऑल पहला अगर होगा तो वो ऑब्वियसली जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1870 बंगाल गैजेट है. ऑब्वियसली 1947 जब खत्म होगा तो उसके बाद में फिर प्रेस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी इलैबोरेटली बातें हम करेंगे, तब इसके ऊपर वापस आएंगे. बट राजा राम मोहन रॉय जो है ऑब्वियसली इनके ऊपर फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन्होंने इनिशियल लेवल पे एजुकेशन पे फोकस किया था. एजुकेशन जहाँ से आपने लोगों का निकाला वहाँ से आपने लोगों के सोशल राइट जो है वही ख़त्म कर दिए. वो बंदा घर से बाहर क्यों निकलेगा ना, एज अ चाइल्ड आप घर से बाहर कब निकलते हो? एज अ चाइल्ड आप घर से बाहर निकलते इन ऑर्डर टू गो टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. बट एजुकेशन ही आपने जहाँ पे लोगों को डिनाई किया, आपने लोगों के सोशल राइट डिनाई कर दिए. देयर आफ्टर आपने लोगों के इकोनॉमिकल राइट भी डिनाई कर दिए, बिकॉज विदाउट डेवलपमेंट ऑफ द स्किल व्हाट काइंड ऑफ द मनी दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू अर्न. एंड जब लोगों के पास सोशल इकोनॉमिकल राइट नहीं रहेंगे तो उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एकदम ही जीरो रहेगी, तो उनके पास पॉलिटिकल राइट भी नहीं रहेंगे. इनफैक्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे ये एंगल राजा राम मोहन रॉय ने ही समझा, एंड दैट्स व्हाई राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ही हैवी कैनवासिंग किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री. 1804-1805 में ही राजा राम मोहन रॉय ने इनिशियल लेवल पे गवर्नमेंट को पिटीशन भेजने चालू किए थे कि यू शॉल बी टेकिंग अप डायरेक्ट एजुकेशन इन आवर कंट्री. 1813 का जब कार्टर एक्ट भी डिस्कस हो रहा था लंदन पार्लियामेंट में, तभी भी लंदन पार्लियामेंट को यहाँ से बेसिकली लेटर लिखने का काम राजा राम मोहन रॉय ने किया था कि गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ इंडियन. देयर आफ्टर हमने ये भी देखा था कि 1830-1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास मल्टीपल पिटीशन राजा राम मोहन रॉय ने भेजे थे. ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन इन आवर कंट्री. बट जब गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं करवा रहा था तो वेस्टर्न एलाइड पॉपुलेशन जो इंडिया में बैठी थी, वांटेड टू डू समथिंग गुड फॉर इंडिया, तो उनको राजा राम मोहन रॉय ने हेल्प की. इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट नाम अगर आपको है तो ऑब्वियसली फिर डेविड हेयर को इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज बनाने में हेल्प की थी. एंड वैसे ही 1830 में इन्होंने अलेक्जेंडर डफ को जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, ये भी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से भी मशहूर है, एंड इट इज़ ऑल्सो इंडियाज ओल्डेस्ट रनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ओल्डेस्ट रनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ द सेक्युलर एजुकेशन. अगर रिलीजियस एजुकेशन की अगर आप बात करोगे तो आपके पास काशी भी है, आपके पास अल्टीमेटली उज्जैन भी है, एंड दर आफ्टर आपके पास इवन कांची, एंड दर आफ्टर इवन तंजावुर भी है. तो ये बेसिकली फिर ओल्डेस्ट हो जाएंगे. बट ऑब्वियसली यहाँ पे कौन से चीज़ें सिखाई जाएंगी, सेक्युलर नहीं, धर्म का नॉलेज दिया जाएगा. सेक्युलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये आज भी बेसिकली फंक्शनिंग है कैलकाटा में. अपार्ट फ्रॉम दैट राजा राम मोहन रॉय ने खुद का एक इंग्लिश स्कूल एंड दर आफ्टर वेदांत कॉलेज भी बनाया था. इंग्लिश स्कूल एंड वेदांत कॉलेज जो है, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्या करना चाहते थे, बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड दर आफ्टर वेस्टर्न एजुकेशनल नॉलेज जो है ये अपने बच्चों को देना चाहते थे. वेदांत का मतलब भी हमने पहले ही देख के रखा है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर इनके अंदर ब्राह्मणा, इनके अंदर फिर अरण्यका, इनके अंदर फिर अल्टीमेटली उपनिषदा. उपनिषदा में अल्टीमेटली हर एक वेद आके खत्म होता है, तो दैट्स अ वेदांत. एंड उपनिषदिक प्रिंसिपल, अब अगेन एंशिएंट मिडल में मैंने इलैबोरेटली डिस्कस किया तो उस पर नहीं जाऊंगा मैं. तो उपनिषदिक प्रिंसिपल इटसेल्फ वाज अ रिफॉर्मेटिव मेजर इन हिंदू रिलीजन. इनफैक्ट आप उपनिषदा के थ्रू ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़ रहे हो तो आप उपनिषदिक हिंदू हो. अगर आप ब्राह्मण एंड अरण्यका के थ्रू ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद पढ़ रहे हो तो आप सनातनी हिंदू हो. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लेट एंशिएंट अर्ली मिडिवल पीरियड ऑल दिस एंगल कि सनातन रिलीजन वाई इट वॉज बेसिकली नीडेड टू बी इरेडिकेटेड.
और ये इरेडिकेशन का काम अल्टीमेटली आदि शंकराचार्य ने ही किया था, जब उन्होंने 8th सेंचुरी एडी में फाइनली रिन्यूड हिंदू रिलीजन ऑन द पिलर्स ऑफ द उपनिषद बना के रखा था। राजा राम मोहन रॉय का भी वही कहना था कि हम लोग को ब्राह्मण एंड अरण्यका पे यकीन नहीं रखना, हमको वेद, ऋग, साम, यजुर, अथर्व एंड thereafter फिर उपनिषद के ऊपर यकीन रखना है, ताकि एक रिफॉर्म हिंदू रिलीजन जो है उसके तरफ हम लोग जाए। वी डू नॉट वांट टू गो टू ऑल द सनातन रिलीजन। तो दैट इज समथिंग दैट इज राजा राम मोहन रॉय की आइडियोलॉजी, एंड फॉर दैट पर्पज उन्होंने वेदांत कॉलेज किया था कि उपनिषदिक फिलॉसफी एंड उसके साथ साथ धीरे धीरे करके इवन इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन हम लोग हमारे बच्चों को दे पाए। तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अंडर राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ही फिर अल्टीमेटली सोशल रिफॉर्म भी करके रखे थे। मल्टीपल बेसिकली कस्टम्स ऑफ द हिंदू रिलीजन विच वॉज नॉट कमिंग टू द रैशनैलिटी, जैसे सती, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड इवन कास्ट सिस्टम, इनको हमेशा से ही राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिक स्फीयर पे क्या किया है, तो ऑब्वियसली अपोज किया है। फिर राजा राम मोहन रॉय ने राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर वुमन का भी डिमांड करके रखा हुआ है। राजा राम मोहन रॉय वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ द वुमन एजुकेशन एज वेल एज विडो रीमैरेजेस। एंड इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट ऑल दिस आइडियोलॉजी, इन्होंने आत्मीय सभा जो है 1814 में कैलकाटा में बुला के भी रखी थी। इसका पर्पस भी वही था कि हम लोगों को अब मोनोथेइज्म की तरफ जो है बढ़ना है। पॉलीथेइज्म मतलब वर्शिपिंग ऑफ द मल्टीपल गॉड इन हिंदू रिलीजन, इसको अपोज हमको करना पड़ेगा। तो मोनोथेइज्म की तरफ बढ़ेंगे एंड मोनोथेइज्म के तरफ बढ़ने के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी प्रमोट करेंगे। फाइनली 1828 में इन्होंने एक और बेसिकली कॉन्फ्रेंस दैट इज ब्राह्मो सभा जो है बुलाई। एंड 1828 में जो ब्राह्मो समाज बुलाई थी, इसके ट्विन पर्पस थे। द पर्पस वॉज बेसिकली रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजन ऑन द ट्विन पिलर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, मतलब ऋग, साम, यजुर, अथर्व वेद एंड उपनिषद। इनके थ्रू हम लोगों को हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म लाना है। हम लोगों को इनके बीच में जो ब्राह्मण एंड अरण्य का है उसके ऊपर यकीन नहीं रखना है। दैट वॉज द पर्पज। अल्टीमेटली यही ब्राह्मो समाज का नाम 1830 में चेंज करके ब्राह्मो समाज किया गया, ब्राह्मो सभा का नाम, सॉरी इट वॉज सभा। सभा का मतलब क्या होता है, तो जस्ट अ कॉन्फ्रेंस, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड इट। तो कॉन्फ्रेंस वॉज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनाइजेशन वाया कन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर नेम। अनफॉर्चुनेटली 1830 में ही अल्टीमेटली राजा राम मोहन रॉय वॉज कॉल्ड अपॉन इन दिल्ली। अल्टीमेटली उनको राजा का टाइटल दिया वाया एम्परर अकबर शाह द सेकेंड। एंड एम्परर अकबर शाह ने राजा राम मोहन रॉय को अपना पेंशन हाइक करने के लिए लंदन में भेजा। अनफॉर्चुनेटली 1831 में राजा राम मोहन रॉय डाइड ओवर देयर। एंड उन्होंने एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हिंदू रिलीजन वहाँ पे भी दिया कि अल्टीमेटली व्हेन ही डाइड, तो डिस्पाइट बीइंग एन अपर जाति, अपर वर्ण हिंदू पर्सन, ही रिफ्यूज टू गेट क्रीमेटेड। और उन्होंने अपनी लास्ट विल में बता के रखा था कि वंस ही डाइज हिज बॉडी शॉल बी बरीड नॉट क्रीमेटेड, जलानी नहीं, आपको बरी करनी है। तो इवन विथ इन डेथ जो है उन्होंने एक सिंबॉलिक क्रिटिसिज्म ऑफ द एंटायर हिंदू रिलीजन दे के रखा था एज इट हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बट ऑब्वियसली इनके रिफॉर्म जो है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम काफ़ी लैंडमार्क होने वाले हैं, जिसकी बातें हमको ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम करनी भी है। विद द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय फिर व्हाट हैपेंड विथ हिज ब्राह्मो समाज। तो ब्राह्मो समाज जो है धीरे धीरे करके जो अपना फंक्शन इन्होंने कंटिन्यू रखा। बट समवेयर अराउंड 1842 फाइनली देवेंद्रनाथ टैगोर, द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वी कैन से, ही जॉइन दिस पर्टिकुलर बॉडी। 1842 के पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक तत्वबोधिनी सभा भी बना के रखी थी, जिसका पर्पस भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ही था। एंड ही अल्टीमेटली रिवाइटलाइज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाया प्रमोटिंग विडो रीमैरेज, फीमेल एजुकेशन एंड अबॉलिशन ऑफ द पॉलीगैमी। After him, there was one more addition, that is Keshav Chandra Sen. Acharya Keshav Chandra Sen जो है, he joined this particular organization in 1854. However, he was more radical person. Obviously, अब आप एक almost 2 जनरेशन का गैप पकड़ के चलो इन बिटवीन राजा राम मोहन रॉय एंड केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन रॉय के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन के सुप्रीम पर्सनालिटी बने देवेंद्रनाथ टैगोर। एंड देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही इनको ऑर्गेनाइजेशन में लाया था, बट ही वॉज अ यंग पर्सन। And as a young person, he was more radical in that particular period of the time. और इनको बहुत ही रैपिड रिफॉर्म चाहिए थे। रिफॉर्म जो है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर के ऊपर ही होने चाहिए, इसके ऊपर इनका हमेशा से क्या रहा है, एक फोकस रहा है। बट 1854 में जैसे ही इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, तो इन्होंने क्विकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आउट ऑफ बंगाल स्प्रेड करनी चालू कर ली। एंड आउट ऑफ बंगाल ही अंडर हिज एबल लीडरशिप 1856 के अराउंड वेदची समाज,
या फिर वेद समाज आप बोल सकते हो, क्रिएट किया गया कहाँ पे, तो मद्रास प्रोविंस में। एंड मद्रास प्रोविंस में जो वेद समाज क्रिएट किया गया था, इट वॉज बेसिकली क्रिएटेड बाय श्रीधरलू नायडू। एंड इनका वही पर्पस था कि ब्राह्मो समाज के आइडियल हमको अब मद्रास प्रोविंस में स्प्रेड करने हैं। एंड फाइनली इन 1869 1868 पकड़ के चलो, 1868 में अल्टीमेटली प्रार्थना समाज was created in the Bombay province, अभी का महाराष्ट्र, तभी का बॉम्बे प्रोविंस, by आत्माराम पांडुरंग। अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फेल इनटू द हैंड ऑफ द जस्टिस रानाडे एंड thereafter फिर लोकमान्य तिलक। बट ये दोनों बॉडीज जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट मानी जाती है कि बंगाल का आइडिया या फिर बंगाल में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, अब धीरे धीरे बंगाल के बाहर स्प्रेड हुए अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द केशव चंद्र सेन। हाउएवर बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1865-1866 ऑनवर्ड जो है, ये पर्टिकुलर पर्सनालिटीज में, दैट इज आचार्य ईश्वरचंद्र आचार्य केशव चंद्र सेन एंड इनके अगेंस्ट बेसिकली देवेंद्रनाथ टैगोर, इनमें झगड़े बढ़े। एंड फाइनली देवेंद्रनाथ टैगोर जो है, ही नेवर लाइक द रेडिकल आइडियाज ऑफ द केशव चंद्र सेन कि हम लोगों को पूरा ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया बनाना है, हम लोग को क्रिश्चियनिटी के क्लोज जाना है, हम लोगों को वेस्टर्न डेवलपमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाने हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं देवेंद्रनाथ टैगोर को अच्छी नहीं लगी। एंड फाइनली देयर वाज अ स्प्लिट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये स्प्लिट था ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्राह्मो समाज जो है अल्टीमेटली देवेंद्रनाथ टैगोर का रहा ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, दैट इज मोर एंग्लिसाइज्ड वर्जन या फिर इंग्लिश वर्जन जो है अल्टीमेटली फिर केशव चंद्र सेन का बना। बट केशव चंद्र सेन का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। फाइनली अंडर केशव चंद्र सेन्स ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम क्वाइट प्रोमिनेंट एंड ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी चीज़ें जो है फिर अल्टीमेटली इंडिया के सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लिए की। बट अनफॉर्चुनेटली 1874 में केशव चंद्र सेन ने अल्टीमेटली अपनी ही बेटी का चाइल्ड मैरिज करवा दिया। हिज ओन माइनर डॉटर वॉज मैरिड टू महाराजा कूच बिहार एंड वो चाइल्ड मैरिज होने की वजह से जो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया है, ये ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया में एक और स्प्लिट हुआ कि ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया तो रहा ही केशव चंद्र सेन का, बट इसके जगह एक और ऑर्गेनाइजेशन हमको बनती हुई दिखी, दैट इज साधारण ब्राह्मो समाज। एंड साधारण ब्राह्मो समाज की अगर कोई सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी रहेगी तो इट इज बेसिकली आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस इज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ इंडिया एसोसिएशन जो 1876 में बनी थी एस.एन. बैनर्जी के साथ। तो एस.एन. बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने ही इंडिया एसोसिएशन क्रिएट किया हुआ था, बट साधारण ब्राह्मो समाज भी इन्होंने बनाया बिकॉज राजा केशव चंद्र सेन ने अपनी माइनर बेटी की शादी करवा दी विद महाराजा कूच बिहार एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। तो वही वाला एंगल था कि भाई हम लोग यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं और आप ही की माइनर बेटी की जो शादी है वो दूसरे बंदों के साथ करवा रहे हो, एडल्ट के साथ करवा रहे हो, इट इज़ नॉट सूटिंग यू। एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली फिर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी ब्रेकडाउन हुआ। बट 1860s 1870s में जो मल्टीपल ब्रेकडाउन या ऑर्गेनाइजेशन के हुए उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन बाय एंड लार्ज जो है काफ़ी ब्रेकडाउन हुआ। एंड इसको फाइनल ब्लो अगर किसी ने दिया होगा तो एक हिंदू रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ आर्य समाज। तो आर्य समाज लेटर ऑन जब हिंदू रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तब देखेंगे, अभी के लिए रिफॉर्म ही है। तो जब आर्य समाज देखेंगे तो दोनों का कंपैरिजन भी मैं आपको बताऊंगा कि ब्राह्मो समाज आर्य समाज 1875 में बनी थी। एंड 1875 में जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन बनी तो रिफॉर्म मूवमेंट के अगेंस्ट ही रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। तो दैट्स वाई दैट क्रिएशन ऑफ द आर्य समाज वॉज वन ऑफ द लीथल ब्लो टू ब्राह्मो समाज। अब ऑलमोस्ट 120-130 साल इन सारी चीज़ों को हो चुके हैं, 150 साल पकड़ के चलो तो 150 साल के बाद अब ब्राह्मो समाज बाय एंड लार्ज हैज़ बीन इरेडिकेटेड। आर्य समाज तो इंडिया में काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप आज भी मान सकते हो। देयर आफ्टर फिर अगर सिग्निफिकेंस ऑफ ब्राह्मो समाज की बात करें तो ऑब्वियसली इन्होंने जो रिलीजियस डोगमाज एंड सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन मतलब अंधश्रद्धा एंड रिलीजियस डोगमाज मतलब रिलीजियस जो बेसिकली नॉन रैशनल प्रिंसिपल है, इनको इन्होंने बहुत जगह पे चैलेंज करना चालू करके रखा हुआ था। सती अल्टीमेटली राजा राम मोहन रॉय की वजह से ही अबॉलिश हुई। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द पर्दा सिस्टम। दे ऑल्सो डिस्करेज चाइल्ड मैरिज एज वेल एज पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी को अपोज करना, चाइल्ड मैरिज को अपोज करना, ऐसे काम भी इन्होंने करके रखे थे। कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी भी इन्होंने इनिशियल लेवल पे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चालू करके रखी थी। बट कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी जो है सच कभी बंगाल में ये इशू था ही नहीं। वो क्यों नहीं था वो लेटर ऑन देखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली कल वाले लेक्चर में जब हम लोग लोअर कास्ट मूवमेंट में भी जाएंगे। एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली दे ऑल्सो कंडेम पॉलीथेइज्म एज वेल एज आइडल वर्शिप
दे ऑल्सो रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ द डिवाइनिटी एज वेल एज रीइंकार्नेशन। ये क्यों, अभी मैंने आपको बताया मल्टीपल गॉड, इनके अवतार, तो मतलब आपने हायरार्की बना दी। एंड हायरार्की में अल्टीमेटली इफ यू आर अ वर्शिपर से फॉर एग्जांपल ऑफ द शिव भगवान देन यू आर सुपीरियर, एंड अगर इफ यू आर अ वर्शिपर ऑफ सम अवतार ऑफ शिव भगवान देन यू आर इन्फीरियर। ये वाले कंसेप्ट डेवलप्ड हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई दे हैड रिजेक्टेड दिस काइंड ऑफ द बिलीफ विद इन हिंदू रिलीजन। तो ये ब्राह्मो समाज का काफ़ी एक सिग्निफिकेंट एंगल रहा है। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि राजा राम मोहन रॉय एंड राजा राम मोहन रॉय ने जो ब्राह्मो समाज बना के रखा हुआ था ये एग्जैक्टली बेसिकली कैसे डेवलप्ड हुआ एंड आफ्टर इसका डिमाइस ऑल्सो। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट, दैट इज़ यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो जो है ये इंडिया में आए थे बिकॉज 1820s में मल्टीपल कॉलेजेस हैड आस्क्ड हिम टू कम। बेसिकली ये लोग इंडिया में आने के बाद ही हैड इनिशियल लेवल पे इन्होंने हिंदू कॉलेज एंड देयर आफ्टर फॉर सर्टन पीरियड ऑफ द टाइम इवन वेदांत कॉलेज जो राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, हिंदू कॉलेज डेविड हेयर ने भले ही बनाया होगा, उसमें भी राजा राम मोहन रॉय ने उनको सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे बेसिकली ये फिलॉसफी सिखाने का काम करते थे एंड फिलॉसफी में ऑब्वियसली ही वॉज अ फ्रेंच पर्सन। एंड इसी पीरियड में 1789 से 1799 के बीच में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ भी था। तो व्हेन ही अराइव्ड इन आवर कंट्री इन 1820s ऑब्वियसली अपने साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन के रेडिकल आइडियाज़ भी लेके आए हुए थे एंड ऑब्वियसली ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इसके साथ साथ अल्टीमेटली वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एमेंसिपेशन के लिए भी इन्होंने अच्छा खासा काम करके रखा था। इनका ऐसा कोई ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो ही अराइव्ड इन आवर कंट्री एंड ऑब्वियसली फिर कैलकाटा बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनका जो एफिलिएशन था तो इसमें ही अपने बच्चों को फिलॉसफी सिखाते थे। बट बच्चे को फिलॉसफी सिखाने के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चों को ही रेडिकल कर दिया। एंड रेडिकल मतलब क्या है कि ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू ब्रेक डाउन द बिलीफ ऑफ अ सोसाइटी यू नीड टू बिहेव अकॉर्डिंगली इन द सोसाइटी। तो इनके स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना फॉर एग्जाम्पल, या फिर हाथ में हाथ पकड़ के बेसिकली कॉलेजेस के बाहर घूमना, या फिर बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ऐसी वाली चीज़ें करने लग गए। एंड दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी वेर टू रेडिकल इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आज के टाइम पे तो ये ऑर्डिनरी है टू रोम बेसिकली विथ हैंड इन हैंड, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली दिस वन दैट इज़ लिव इन रिलेशनशिप। बट उस ज़माने में आप ये सारी चीज़ अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी जो है कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। और प्रॉब्लम भी वही हुआ कि इनके रिफॉर्म इतने ज़्यादा रेडिकल थे कि इवन राजा राम मोहन रॉय उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आई। एंड फाइनली इन 1828-1829 ही वॉज अल्टीमेटली आस्क्ड टू गो बैक आउट ऑफ इंडिया। ही वेंट बैक बट ऑब्वियसली उनके स्टूडेंट्स तो इंडिया में रह ही गए एंड 1830s 1840s तक इनके स्टूडेंट का एक ह्यूज इम्पैक्ट इंडिया में दिखाई दिया है। एंड यही वाला इम्पैक्ट धीरे धीरे करके इवन बॉम्बे प्रोविंस में भी फैला। जो स्टूडेंट साइंटिफिक एंड लिटरेरी सोसाइटीज़ 1840s में अक्रॉस बॉम्बे स्प्रैंग अप होनी चालू हो गई। इसमें अल्टीमेटली स्टूडेंट्स मिलते थे एंड स्टूडेंट कुछ रेडिकल चीज़ें करने की कोशिश करते थे। जो चीज़ें धर्म ने अलाउड नहीं की है उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसको छोड़ देना, मतलब उसके खिलाफ जो है सोसाइटी में जाके जो है अपना काम करना। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकल हो गया। अल्टीमेटली एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि लेटर ऑन रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड हिम द फर्स्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो फर्स्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया का टाइटल जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दे के रखा था बिकॉज इंडिया के जो यंग बच्चे हैं इनको नेशनलिस्ट एज वेल एज मॉडर्न बनाने का काम जो है हेनरी विवियन डिरोजियो ने करके रखा था। बट ऑब्वियसली दे फेल टू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बिकॉज इनको कोई भी अदर सोशल ग्रुप ने सपोर्ट नहीं किया। आई टोल्ड इवन राजा राम मोहन रॉय अपोज्ड हिम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया जो एट दैट टाइम वेर नॉट राइप इन ऑर्डर टू अंडरटेक सच अ रेडिकल रिफॉर्म। तो ये भी एक एंगल इसमें रहा है। डिरोजियंस एफर्ट जो है बेसिकली फिर भी कुछ ना कुछ तो हमको इनको पॉजिटिव देना पड़ेगा कि इन्होंने उस ज़माने में वी कैन से एजुकेशन की डिमांड करके रखी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने धीरे धीरे करके जो मॉडर्न डिमांड है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ट्रायल बाय जूरी हो सकता है, या फिर इवन बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ द रैयत एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इनटू द हायर सिविल सर्विसेज, ऐसे डिमांड जो इन्होंने करके रखे हुए थे। हाउएवर 1840s 50s 60s के बाद तो फिर डिरोजियन का इम्पैक्ट इंडिया में एकदम ही ख़त्म हो गया बिकॉज ऑब्वियसली इनके अंडर पड़े हुए बच्चे जो है 1850s 60s तक वो भी मर चुके थे। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी इज आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर। एज फार एज आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर इज कंसर्न देन ऑब्वियसली आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है ही वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द वुमन।
इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बंगाल वाले एरिया में वुमन के लिए करके रखी थी। सबसे पहले तो 1849 में इन्होंने बेथ्यून स्कूल ऑफ एजुकेशन ओपन अप किया था। 1848 में ओपन हुआ, 49 में इसको बेथ्यून स्कूल ऑफ एजुकेशन का नाम दिया। अगेन प्रॉब्लम वही था कि पहला ही इन्होंने जो बेसिकली एक खोल के रखा था 1848 में, इट वॉज ओपन फॉर ऑल, एंड सिंस इट वॉज ओपन फॉर ऑल, तो विद द फियर कि भाई एक वेस्टर्न बंदा या फिर यू कैन से दैट एक मेल पर्सन लड़कियों को सिखाएगा एंड उसमें सारी लड़कियाँ आएगी, मतलब बेसिकली कास्ट बैरियर, वर्ण बैरियर ब्रेक डाउन होंगे, तो यहाँ पे कोई एजुकेशन लेने ही नहीं आया। दैट्स वाई फिर 1849 जब बेसिकली फिर इन्होंने वो रेस्ट्रिक्शन लगा लिए कि अपर जाति अपर वर्ण वाली वुमन एंड वुमन एजुकेशनलिस्ट ही आके यहाँ पे पढ़ाएंगी, एंड फॉर दैट पर्पल जो खर्चा होगा वो जेडी बेथ्यून ने दिया था, वॉज अ कंपनी ऑफिशियल इन कैलकाटा एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए इनको बेथ्यून स्कूल ऑफ एजुकेशन का नाम भी मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने ही 1850 में संस्कृत कॉलेज जो था, इट वॉज थ्रोन ओपन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी in order to break the scriptural monopoly of the Brahmanical section on Sanskritic language, and thereafter इन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय की मोडस ऑपरेंडी अडॉप्ट करके रखी थी। इनफैक्ट लेटर ऑन भी इसकी बातें करेंगे कि इंडिया में जो मॉडरेट लीडरशिप एंड उनके पहले के जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वाले जो लोग हैं या फिर सोशो रिफॉर्मर्स है, उनके ऊपर राइट विंगर हिंदू लोग जो हमेशा एलिगेशन लगाते हैं कि अंग्रेज़ों की लॉयल थे, वो लॉयल्टी इसी वजह से थी बिकॉज दे वर बिलीवर कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को पिटिशन भेजेंगे, ब्रिटिशर्स विल वर्क फॉर आवर बेनिफिट। सती अबॉलिशन वैसे ही हुआ है, विडो रीमैरिज एक्ट पास भी वैसे ही हुआ। इट वॉज आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने इंडिया के एंशिएंट स्क्रिप्चर पढ़े एंड ब्रिटिशर्स को नोट सर्कुलेट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंड देयर आफ्टर फिर डलहौजी के पास कि भाई ये विडो रीमैरिज वाली पोजीशन जो है पहले थी, अब ये विडो रीमैरिज वाली पोजीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, अलाउड ही नहीं किया जा रहा, तो अब इसको वापस से अलाउड करो। अल्टीमेटली जो एविडेंसेस सबमिट किए ब्रिटिशर्स वे सेटिस्फाइड एंड दे अल्टीमेटली कैरिड आउट विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। लेटर ऑन हम लोग इसकी भी बात करेंगे कि मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का जो तरीका होता है, रेवोल्यूशनरीज, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, गांधी, ये इतनी डिफरेंसेस क्यों हैं एंड अल्टीमेटली गांधी का तरीका सबसे इनमें बेस्ट क्यों था, वो लेटर ऑन धीरे धीरे ही इसको डेवलप करना है। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन ऑब्वियसली फिर रामकृष्ण परमहंस एंड रामकृष्ण परमहंस के साथ साथ अल्टीमेटली फिर स्वामी विवेकानंद। अगेन दोनों पर्सनैलिटीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है। इट ऑल स्टार्टेड विथ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस वॉज बेसिकली प्रीस्ट एट अ दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, कैलकाटा का ही टेम्पल है, और उनके दो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ रहे हैं कि हम लोगों को जो सैल्वेशन का मतलब क्या है, मोक्ष जो है, ये मोक्ष अगर हम लोगों को प्राप्त करना है तो हम लोगों को ट्रेडिशनल वे ऑफ रिनंसिएशन के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। रिनंसिएशन का मतलब क्या है कि सब कुछ हम लोग को छोड़ना है, त्याग भावना हम लोगों को हमारे में रखनी पड़ेगी। एंड इसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ फंडामेंटल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन। अकॉर्डिंग टू रामकृष्ण परमहंस हर एक रिलीजन का अल्टीमेट पर्पज इज मोक्ष ओनली। तो रिलीजन टू रिलीजन भेदभाव, रिलीजन टू रिलीजन इतने सारे जो डिवीजन हमने करके रखे, उतने करके रखने की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो ट्विन पिलर्स हैं, ये ट्विन पिलर में से पहला पिलर के ऊपर तो इन्होंने अपने थ्रू आउट लाइफ में ही अच्छा खासा फोकस देके रखा हुआ था। फॉर दैट पर्पज़ इन्होंने अपनी खुद की रामकृष्ण मूवमेंट जो है वो भी चालू करके रखी थी। एंड रामकृष्ण मूवमेंट जो है इसका पर्पज़ वही था कि हम लोगों को जो ट्रेडिशनल वे ऑफ रिनंसिएशन है, विदाउट बिलीविंग इन द प्रिस्टली क्लास, विदाउट बिलीविंग इन अ सैक्रिफाइसेस, हमको वो फॉलो करने हैं। एंड इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने इनके डेथ के बाद, दैट इज रामकृष्ण परमहंस के डेथ के बाद अल्टीमेटली फिर रामकृष्ण मिशन जो है बनाया था इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट बोथ ऑफ दिस एस्पेक्ट। रामकृष्ण मिशन का फिर पर्पस क्या है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पर्पस इनके रहे हैं कि सबसे पहले तो हम लोगों को सैल्वेशन थ्रू रिनंसिएशन एंड फंडामेंटल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन की बातें करनी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली फिर स्वामी विवेकानंद की अपनी भी आइडियोलॉजी रही है। इनका सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट जो पर्पस रहा है वो वेदांतिक ही रहा है। स्वामी विवेकानंद himself was an ardent opposer of the Sanatani Hindu religion. He himself was a follower of the Upanishadic religion. और अभी मैंने आपको समझाया था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि वैदिक संहिता है हमारे पास, ऋग, साम, यजुर एंड देयरआफ्टर फिर अथर्व। एंड ये वैदिक संहिता, इसका इंटरप्रिटेशन आपको दिखाई देगा सबसे पहले तो ब्राह्मणा में, देयरआफ्टर फिर अरण्यका में एंड देयरआफ्टर फिर अल्टीमेटली उपनिषद में। मतलब क्या है, तो हर एक वेद जो है वो खत्म होता है उपनिषद में आके।
एंड ये उपनिषद में आके ख़त्म हो रहा है। दैट्स व्हाई उपनिषद को आप वेदांत भी बोलोगे। अगर ये कंसेप्ट आपको और इलेबोरेटली समझने हैं तो एंशंट इंडिया का मेरा वैदिक लिटरेचर वाला एक बार लेक्चर देख लोगे, वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखी हुई है। बट इन एनीवेज उपनिषदिक या फिर वेदांत जो है यही इनका हमेशा क्या रहा है, फोकस रहा है। मतलब जो सनातनी इंटरप्रिटेशन है वो इसको अपोज करने वाले ही रहे हैं। अल्टीमेटली इन्होंने ही इनिशियल लेवल पे बोलना चालू करके रखा था कि वी नीड टू बेसिकली ब्रिज द गल्फ बिटवीन व्यवहारा एंड परमार्थ। तो जो सर्विस एंड बिहेवियर में हम लोगों का जो गल्फ है, मतलब हम लोग एक जगह पे भगवान की सर्विस भी करते हैं बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम हम बाहर जाके चोरी चकारी भी करेंगे, हम रॉबरी भी करेंगे, झूठी मक्कारी भी करेंगे। तो जो गैप डेवलप्ड हुआ है हिंदू रिलीजन में, on one hand you are considering yourself as a pious religious person, but at the same period of the time you are undertaking wrongful activity in order to carry out your materialism। तो जो गैप है ये हम लोग को भरना पड़ेगा। अगर आपको भगवान की भक्ति, श्रद्धा, पूजा अर्चना करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे काम करते रहो एंड भगवान को दान दक्षिणा करो, भगवान आपको माफ़ कर देगा। तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन बिटवीन परमार्थ एंड व्यवहारा। एंड हम लोगों को अब ये ब्रिज करना पड़ेगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें सुधारनी पड़ेगी। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन फंडामेंटल वननेस ऑफ द गॉड, कि अल्टीमेटली स्वामी विवेकानंद जो है उनका भी वही कहना था कि देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ द गॉड, बट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द गॉड में हमको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि भगवानों को आप कोई भी नाम से बुलाओगे फिर भी भगवान एक ही है। तो भले ही आपको पॉलीथेइज्म मानना है तो मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉलीथेइज्म में अल्टीमेटली यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट भेदभाव, डिवीजन ऑफ द गॉड जो है वो हम लोगों को नहीं मानने हैं। ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन स्वामी विवेकानंद का हमेशा से ही रहा होगा। सिंस ही हिमसेल्फ बिलोंग टू और ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ अ दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के चीफ प्रीस्ट महंत हुआ करते थे रामकृष्ण, तो इन्होंने कभी भी आइडोलेट्री को, मतलब मूर्ति पूजा को, एंड दूसरा जो है पॉलीथेइज्म को एज सच क्रिटिसाइज नहीं किया है। ये हमेशा आपको याद रखना है। ये दो चीज़ें मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज को आइडोलेट्री भी पसंद नहीं थी, ब्राह्मो समाज ने पॉलीथेइज्म को भी हमेशा से क्रिटिसाइज किया है। ये नहीं कर पाए बिकॉज ऑब्वियसली इनका पूरा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो मूर्ति पूजा के अराउंड ही तो बना है। काली माता की पूजा करने वाले लोग हैं ये सारे के सारे। तो आइडोलेट्री को अपोज इन्होंने नहीं किया, पॉलीथेइज्म को अपोज इन्होंने नहीं किया। एंड देयर आफ्टर नॉलेज की जब हम लोग बात करेंगे, ही ऑल्सो वॉन्टेड अ ब्लेंड ऑफ द सेक्युलर एज वेल एज स्पिरिचुअल नॉलेज। मतलब हम लोगों को वेदांतिक नॉलेज भी देना है, उपनिषद का नॉलेज भी लोगों को देना है, एंड उसके साथ साथ हम लोगों को वेस्टर्न सेक्युलर एजुकेशन भी लोगों को देना है। ये सेम पर्पज़ इवन आपको राजा राम मोहन रॉय के वेदांत कॉलेज में भी दिखाई देगा। एंड वेदांत कॉलेज में हमने देखा था कि इट वॉज बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज, इंडिया का अच्छा नॉलेज एंड वेस्टर्न सेक्युलर नॉलेज दोनों राजा राम मोहन रॉय ने देने का काम किया था। एंड इवन स्वामी विवेकानंद वॉज ऑफ द सेम ओपिनियन कि हमको दोनों नॉलेज जो है हमारे यंग जनरेशन को देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक इंडिया फॉरवर्ड। एंड इनके लेक्चर्स काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं। लेक्चर्स की जब हम लोग बात करते हैं देन ऑब्वियसली ही स्टेटेड कि रिलीजन इज़ नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया। इंडिया में हम लोगों को बेसिकली रिलीजन के ऊपर इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, या फिर रिलीजन हमको चाहिए ये कहने की भी ज़रूरत नहीं। ऑब्वियसली 1890s का पीरियड इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। इस ज़माने में आर्य समाज, दार उलूम, या फिर इसको देवबंदी मूवमेंट भी कहा जाता है, या फिर इसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वहाबिज्म, ये सारे राइजिंग में थे इंडिया में। एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ डिबेट कि भाई धर्म का इतना इन्फ्लुएंस अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर क्यों हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट वाज बेसिकली स्वामी विवेकानंद जिन्होंने वही बता के रखा था कि रिलीजन इज़ नॉट अ क्राइंग नीड ऑफ इंडिया। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा दूसरे प्रॉब्लम हैं। ये बहुत ज़्यादा दूसरे प्रॉब्लम मतलब पोजीशन ऑफ द वुमन, लोअर जाति लोअर वर्ण, रिलीजन में भेदभाव, अंग्रेज़ों का रूल, हमको इसके ऊपर बातें करनी चाहिए। वाई आर वी बेसिकली गेटिंग सो मच स्टीपर और बेसिकली वी आर गेटिंग सो मच डाउनवर्ड एंड क्राइंग फॉर आवर ओन रिलीजन कि हम हमारा रिलीजन एंड रिलीजन जो है बेसिकली देश से ऊपर, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वही वाली चीज़ जो है इन्होंने बेसिकली 1893 का जो उनका स्पीच ऑफ शिकागो है वहाँ पे हाईलाइट करके रखी हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने फिर इंडिया में यूनिफिकेशन होना चाहिए, मतलब धर्म के आधार पर, एंड धर्म के आधार पे, वर्ण के आधार पे, या फिर इवन जाति के आधार पे हम लोगों को भेदभाव नहीं करने हैं। हम लोगों को सनातनी प्रिंसिपल गिव अप करके वेदांतिक प्रिंसिपल के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अल्टीमेटली इन्होंने वही बोल के रखा था कि मोक्ष आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे काम जो है लोकल लेवल पे करोगे।
इसके साथ साथ हम लोग को रिचुअल फॉलो नहीं करने, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी फॉलो नहीं करने हैं, एंड एक ही सर्विस अब आपको करनी है, दैट इज सर्विसेज ऑफ ऑल बीइंग, मतलब सर्विस ऑफ जीवा इज सर्विस ऑफ शिवा। ये उन्होंने स्टेटमेंट भी देके रखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि भगवान को दूध चढ़ाने से या फिर भगवान को बेसिकली श्राद्ध या फिर नैवेद्य दिखाने से आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, तो नहीं होने वाला है। सर्विस ऑफ जीव के ऊपर यकीन रखो, दैट इज़ बेसिकली वेलबींग ऑफ अ मैनकाइंड जो है, वेलबींग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन जो है, उसके ऊपर आप यकीन रखो। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो है रहा है। एंड अल्टीमेटली जो रामकृष्ण मिशन है, इट इज़ अ वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि विवेकानंद जैसे काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी का ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे सनातन धर्मियों के हाथ में भी लग गया, उनको प्रोपोगेट भी किया जाता है, एंड बहुत सारी फिर अल्टीमेटली इसमें जो बुरी चीज़ है वो आ चुकी है। अल्टीमेटली अगर आप रामकृष्ण मिशन आज के टाइम पे देखोगे, देन ऑब्वियसली ये अब इमेज वर्शिप, पॉलीथेइज्म को भी प्रमोट करते हैं, एंड एक डीपली रिलीजियस बॉडी भी खुद को बोलते हैं। डीपली रिलीजियस बॉडी शायद से इसीलिए इन्होंने अपने आप को बोलना चालू किया, बिकॉज ऑफ द टैक्स एग्जेम्पशन अंडर आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, not 29, 30, sorry, article 27, 28 of the Indian Constitution. But whatever the case may be, अब ये डीपली हिंदू रिलीजियस बॉडी बन चुकी है, तो इसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, वेदांतिक प्रिंसिपल, अब इनके ऊपर जो है अनफॉर्चुनेटली ये बॉडी का इतना ज़्यादा फोकल जो है अब नहीं रहा है। बट इवन दो हैविंग सेड सो, ये अभी भी रिफॉर्म की बातें अपने अपने लेवल पे करते ही है। वट एवर द केस माइट बी, अभी का थोड़ा सा रामकृष्ण मिशन का एजेंडा है, मैंने आपको 2-3 पॉइंट दे के रखे, इसके ऊपर भी ध्यान में रखोगे। द एक्चुअल एजेंडा भी मैंने अभी आपको बता दिया, एंड दैट सम्स अप द एंटायर रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द बंगाल एरिया। बंगाल के जो रिफॉर्म मूवमेंट रहे हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट इसी वजह से है, बिकॉज दे सेट द टोन ऑफ द फर्दर रिफॉर्म्स अक्रॉस इंडिया। बंगाल जो है हमेशा से इंडिया के नेशनलिज्म का फोर रनर रहा है, यही से नेशनलिज्म चालू हुआ, एंड ये नेशनलिज्म अक्रॉस इंडिया फैला। नेशनलिज्म इंडिया में अननेसेसरीली नेसेसरीली हिंदू नेशनलिज्म ही रहा है, एंड हिंदू रिलीजन के अब जो बेसिक पैरामीटर वेदांत तो होना चाहिए, सनातन नहीं होना चाहिए, एंड देयर आफ्टर हम लोगों को मोनोथेइज्म, नॉन आइडल वर्शिप, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन, अपलिफ्टमेंट ऑफ द कास्ट करनी है। ये पैरामीटर अब धीरे धीरे आपको फिर महाराष्ट्र वाले एरिया में, बॉम्बे एरिया में आते हुए दिखाई देंगे, एंड फिर बॉम्बे के बाद ये अक्रॉस इंडिया में स्प्रेड हुए। तो पहले बॉम्बे के सोशल रिफॉर्म देखेंगे एंड धीरे धीरे फिर ओवर इंडिया में जाएंगे, बट आज के टाइम पे बस बॉम्बे ही देखना है, एंड बॉम्बे देख के फिर ख़त्म करेंगे। 1832 इज़ द प्रिसाइज ईयर इन विच बॉम्बे में अब सोशल रिफॉर्म चालू होते हुए हमको दिखाई दिए। एक नया न्यूज़पेपर बॉम्बे में आया, द नेम ऑफ दैट न्यूज़पेपर इज़ दर्पण। दर्पण इज़ बेसिकली अ संस्कृत वर्ड फॉर द मिरर। हिंदू रिलीजन को आईना दिखाने का काम जो ये न्यूज़पेपर ने किया था, इट वॉज स्टार्टेड बाय द बाल शास्त्री जाम्भेकर हिमसेल्फ, एंड बाल शास्त्री जाम्भेकर, इनको फादर ऑफ द मराठी जर्नलिज्म भी बोला जाता है। ये न्यूज़पेपर निकालने का इनका पर्पज़ वही था। ही यूज्ड टू राइट अबाउट वॉट एवर सुपरस्टिशंस दैट हैव बीन डेवलप्ड और दे क्रीप्ड इनटू हिंदू रिलीजन, एंड धर्म को क्रिटिसाइज करने का काम इन्होंने किया था। इसको आगे लेके जाने का काम जो अल्टीमेटली उन्होंने दिग्दर्शन में किया, एंड दिग्दर्शन में अल्टीमेटली इन्होंने जो साइंटिफिक टॉपिक एज वेल एज हिस्टोरिकल रिसर्चेस जो है, जो वेस्टर्न कंट्री में हो रही है, उसके बारे में अपने लोगों को बताने का काम किया, बॉम्बे प्रोविंस वाले लोगों को। एंड देयर आफ्टर इन्होंने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी एंड नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी नाम के 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है लोकल लेवल पे बता के रखे थे, इन ऑर्डर टू स्प्रेड हिज आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी स्प्रेड करना काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है, बिकॉज जैसे ही ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हुए, इनका वर्क चालू हुआ धीरे धीरे करके, अब बॉम्बे वाले एरिया में देयर वाज अ सडन स्पॉट ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म अक्रॉस बॉम्बे प्रोविंस। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो परमहंस मंडली ही बनी थी। ये बनाने के पीछे बेसिकली सबसे सिग्निफिकेंट नाम अगर कोई रहेगा तो ऑब्वियसली वो था दादोबा पांडुरंग। दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम, ऐसे मल्टीपल पर्सनालिटीज एक साथ आए, एंड अल्टीमेटली इट वाज अ काइंड ऑफ द सिक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इनका पर्पस क्या था, इंडिया में या फिर एटलीस्ट बॉम्बे प्रोविंस में जो रिलीजियस मैल प्रैक्टिसेस है इसको हमको दूर करना है। तो इन्होंने मोनोथेइज्म को भी सपोर्ट किया, सिंस दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मो समाज। फ्रीडम ऑफ थॉट को भी इन्होंने बेसिकली प्रमोट करना चालू किया, और इनकी जो मीटिंग्स हुआ करती थी उसमें अनटचेबल्स को बुलाया जाता था, उनसे खाना पकवाया जाता था, और वो खाना खाने का काम जो ये लोग करते थे। तो ब्रेकिंग ऑफ द कास्ट रूल जो है ये भी इन्होंने इंडिया में अर्लीस्ट लेवल पे करना चालू करके रखा हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिजेस के लिए भी वर्क करने की बातें जो है इन्होंने 1849 में लोकल लेवल पे की थी। इसी का एक सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन है प्रार्थना समाज,
एज आई टोल्ड यू 1868 के अराउंड जो है ये ऑर्गेनाइजेशन आत्माराम पांडुरंग ने ही बना के रखा था, हु वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय केशव चंद्र सेन। धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में पहले एम.जी. रानडे, दैट इज जस्टिस रानडे, एंड देयरआफ्टर इवन लोकमान्य तिलक भी ज्वाइन हुए। इनका एजेंडा था अपोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, एंड देयरआफ्टर राइजिंग ऑफ एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। वैसे ही मोनोथेइज्म के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा फोकस करके रखा हुआ था। तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट एज फार एज बॉम्बे प्रोविंस इज कंसर्न। देयरआफ्टर फिर गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोक हितवादी भी बोला जाता है। एज फार एज गोपाल हरि देशमुख इज कंसर्न काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। इनफैक्ट इनका एक स्टेटमेंट जो है हमेशा से ही धर्म के अगेंस्ट सबसे सीवियरेस्ट क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है। इफ़ रिलीजन डज नॉट अलाउ यू टू चेंज देन चेंज रिलीजन इटसेल्फ। ये इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे ये प्रोपोगेट करना चालू किया था। और महाराष्ट्र में जितने भी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, बाय एंड लार्ज ये स्टेटमेंट हर एक का एक रैलिंग क्राई ही बना है कि हम लोग जो रिफॉर्म मूवमेंट कर रहे हैं वो इक्वालिटी लाने के लिए कर रहे हैं। एंड अगर धर्म ये इक्वालिटी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है देन विल बी फोर्स टू कन्वर्ट आवर सेल्फ इनटू अदर रिलीजन। ही हिमसेल्फ वॉज सर्विंग एज अ जज अंडर ब्रिटिश रूल। इन्होंने बेसिकली प्रभाकर नाम का एक वीकली चालू किया था जिसमें लोक हितवादी नाम का सुडोनाइम लेके लिखते थे, बिकॉज ऑब्वियसली ये 1870s 1880s के अराउंड इन्होंने मैक्सिमम वर्क लिखे थे। एंड उस टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस के ऊपर क्रैकडाउन करना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालू किया था। तो दैट्स वाई सुडोनाइम कि गवर्नमेंट को पता ना चले। बट लेटर ऑन आफ्टर द रिटायरमेंट ही केम आउट ओपन एंड फिर इन्होंने बहुत सारे जो है हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ काम भी किए। मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, सेक्युलर वैल्यूज़, इसके ऊपर इन्होंने फोकस भी करके रखा हुआ था। एंड इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट हिज आइडिया इन्होंने मल्टीपल न्यूज़पेपर वीकली भी चालू किए थे, जैसे हितेश चू, देयर आफ्टर फिर ज्ञान प्रकाश, एंड देयर आफ्टर फिर हिंदू प्रकाश। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट वन, दैट इज गोपाल गणेश आगरकर। अगेन काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी, अर्लियर लेवल पे लोकमान्य तिलक के एसोसिएट भी। बट लोकमान्य तिलक एंड गोपाल गणेश आगरकर के बीच में ज़्यादा टाइम तक कॉपरेशन चला नहीं। क्यों नहीं चला? बिकॉज तिलक वॉज नेवर इन फेवर ऑफ सोशल रिफॉर्म। लोकमान्य तिलक की एक निगेटिव साइड रही है कि उनको कभी भी वुमेन अपलिफ्टमेंट एंड आफ्टर अनटचेबिलिटी जो है उसका इरेडिकेशन नहीं चाहिए था, अपलिफ्टमेंट नहीं चाहिए था। इनफैक्ट ही ऑलवेज सपोर्टेड डाउन ट्रोडननेस ऑफ द वुमन एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड डाउन ट्रोडननेस ऑफ इवन अनटचेबल, जिसके वजह से अल्टीमेटली इनके बीच में और तिलक के बीच में काफ़ी झगड़े हुए एंड बोथ ऑफ देम अल्टीमेटली पार्टेड द वेज। बट बिफोर पार्टिंग ऑफ वेज इन 1891-1892 दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छे काम किए थे। अल्टीमेटली लोकमान्य तिलक के दो जो न्यूज़पेपर रहे हैं, केसरी एंड महारत्ता, दोनों में इनका एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड केसरी के तो ये पहले एडिटर भी हुआ करते थे। वैसे सुधारक नाम का एक बेसिकली इन्होंने सेपरेट न्यूज़पेपर निकाला था इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज लोकमान्य तिलक एज वेल एज टू क्रिटिसाइज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर रहे हैं लोकमान्य तिलक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर ही वॉज अ को फाउंडर ऑफ द न्यू इंग्लिश स्कूल एंड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एज वेल एज फर्ग्यूसन कॉलेज। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी उनके अंडर ही आता है, न्यू इंग्लिश स्कूल एज वेल एज फर्ग्यूसन कॉलेज। ये दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, न्यू इंग्लिश स्कूल एज वेल एज फर्ग्यूसन कॉलेज, काफ़ी सिग्निफिकेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। महाराष्ट्र का वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फर्ग्यूसन कॉलेज आपको आज भी दिखाई देगा, विच वॉज क्रिएटेड इन 1885। तो 1885 के अराउंड के सारे डेवलपमेंट रही है। एंड देयर आफ्टर फिर सेवा सदन। सेवा सदन जो है बेसिकली इट वॉज क्रिएटेड बाय बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी इवन दो ही वॉज अ पारसी पर्सन, ही वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द हिंदू रिफॉर्म। ये क्यों, इसकी बात हम लोग जब पारसी सोशल रिफॉर्म में जाएंगे तब करेंगे। वी नीड टू कैरी आउट कंपैरिजन पारसी रिलीजन, ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन एंड हिंदू रिलीजन, तभी जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अभी के लिए फैक्चुअल पर्पज़ के लिए ही आपको याद रखना है कि सेवा सदन जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा है। हिंदू रिलीजन में अगर आप विडो हो, आप सती नहीं गई हो, या फिर आप बेसिकली आपको जो है थ्रोन आउट करके रखा है घर से फॉर सर्टन रीज़न, देन आपके वेलबींग के लिए ये सेवा सदन बनाया गया था। आप यहाँ पे आओ, आपको वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी एंड आपका एक अपलिफ्टमेंट वेलफेयर कैरी आउट किया जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहराम जी मालाबारी इज ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर हिज ह्यूज अमाउंट ऑफ द वर्क दैट ही डिड इन बेसिकली एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का। 1891 में हुआ था, बहुत जगह पे 92 वाला वर्ड भी आ जाता है, चल जाता है, बट 1892 में जो बेसिकली एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना था काफ़ी सिग्निफिकेंट है। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो मैरिजेबल एक्ट ऑफ वुमन जो है उसको 12 ईयर्स के ऊपर कैप किया। इसके पहले 1874 में एक नेटिव मैरिजेस एक्ट आया था, बट वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी पे ही एप्लीकेबल था।
नाउ फॉर ऑल कम्युनिटीज़ अक्रॉस इंडिया अब एज ऑफ कंसेंट एक्ट लगेगा, मतलब 12 साल के पहले आप लड़की की शादी इंडिया में नहीं कराओगे। बाय एंड लार्ज चाइल्ड मैरिज जो इसकी वजह से अबॉलिश हुआ। चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट भी मैंने आपको एंशिएंट इंडिया में समझाया था। चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चे का मैरिज नहीं। चाइल्ड इज़ अ पर्सन हु इज़ बेसिकली प्री प्यूबर्टी इन अ स्टेज। प्री प्यूबर्टी वाला स्टेज का मतलब क्या होता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन के अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप नहीं हुए है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप नहीं है तो सेक्सुअल अर्जेस भी डेवलप नहीं हुआ है। तो दैट्स वाई 12 ईयर से लेके 13 ईयर ये हमेशा बेसिकली एज माना जाता है प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी आपके पास जैसे ही चालू हो गई तो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप्ड होंगे एज वेल एज सेक्सुअल अर्जेस जो वो भी डेवलप्ड होंगे, एंड दैट्स उसके पहले का जो बच्चा है वो चाइल्ड है। एंड 12 ईयर्स जो है ये बायोलॉजिकली प्रूवन एज है कि उसके पहले का बच्चा आप चाइल्ड कंसिडर करो। 12 ईयर्स के ऊपर जो है दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज एडल्ट। तो ये वाला जो एंगल है उसके हिसाब से फिर ये एक्ट जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट से अल्टीमेटली वुमन का जो मैरिजेबल एज है वो 12 ईयर्स तक किया गया। इसके बाद में फाइनली 1829 में एक सरडा एक्ट आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ही था वो भी। तो वो जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है उसमें लड़की का मैरिजेबल एज 14, लड़के का मैरिजेबल एज 16 किया गया था, बट दैट इज़ इन 1929। ये अभी तक 1891 की ही बात चल रही है। तो इसमें बहराम जी मालाबारी ने बहुत सारे रिटर्न एविडेंसेस बेसिकली सबमिट किए थे, जिसमें वन ऑफ द सबसे सिग्निफिकेंट एविडेंस की ऋग्वेदा में ही हिंदू कम्युनिटी में ऋग्वेदा में 16 ईयर्स मैरिजेबल एज लिखा हुआ है लड़की का। तो मतलब ऋग्वेदिक पीरियड के बाद में कभी ना कभी तो ये चाइल्ड मैरिज वाला कंसेप्ट हिंदू रिलीजन में आया है। तो इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन, यू शॉल बी डूइंग अवे विद इट। तो ये सारी चीज़ें जो अल्टीमेटली हम लोगों को सेवा सदन में दिखाई देगी। एंड दैट सम्स अप द एंटायर बॉम्बे रिफॉर्म मूवमेंट। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। ऑब्वियसली सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में एक ही झटके में कवर अप करने वाला हो तो कल वाला लेक्चर भी इसी में जाएगा, उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके ही पढ़ेंगे। एंड सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ख़त्म करने के बाद पहले तो पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, एंड देयर आफ्टर फाइनली फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857, एंड वंस फॉर एन ऑल 1857 वाला पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। यही वाला पीरियड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, 1707 से 1857 वाला। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वीकेंड तक वो ख़त्म हो जाएगा, एंड फर्दर 2 वीक्स आई विल बी टेकिंग इन ऑर्डर टू फिनिश 1857 से 1947। बट इन एनी वेज गाइज, आगे जाने से पहले द बैच ऑफ SIP इज गेटिंग क्लोज्ड ऑन 10th of January। बैच अभी भी ओपन है, तो आई विल ऑनेस्टली रिकमेंड यू कि ज्वाइन कर लेना। 75 डेज़ में आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन भी हो जाएगा, एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के साथ साथ यू विल ऑल्सो बी एबल टू बेसिकली कैरी आउट द करंट अफेयर का प्रिपरेशन, CSAT का प्रिपरेशन अलॉन्ग विद इट। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिज़ाइंड है सारे सब्जेक्ट विद इन 75 डेज इंक्लूडिंग CSAT एंड आफ्टर करंट अफेयर। इसमें वी आर गोइंग टू कवर MCQs भी इसमें कवर अप आपके हो जाएंगे, मॉक एज वेल एज PYQs। एंड दैट्स आई विल सजेस्ट कि अभी भी टाइम है, एंड ये तो अभी हाई टाइम है गाइस, राइट। इट इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी, एंड आपको सही में चाहिए, आपके पास कोई प्लान नहीं है तो इट्स अ वेरी गुड प्लान, प्लीज़ लुक एट इट। इसका एडमिशन क्लोज हो रहा है ऑन बेसिकली 10th of January, और इसके डेली लाइव क्लासेस रहेंगे एट 5 PM। हर दिन जो आपका एक सेपरेट टेस्ट सीरीज़ भी होगा, एंड आफ्टर लेक्चर जो वो भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। इसमें हिस्ट्री वाला पार्ट जो है आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ, उसका भी बेसिकली आई कैन टेल यू। सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइज। एवरीथिंग इज अवेलेबल टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 5999 इफ़ यू यूज़ माई कोड SN Live। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आज के लिए फिर यहाँ पे रोक लेते हैं। अगेन जाने से पहले विल गेट एक्सेस टू दिस PPT ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स, एंड अगर आपके पास कोई सवाल है तो यू कैन फील फ्री टू आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ माइंड गाइज। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ, विल बी मीटिंग अगेन देन टुमारो। कल भी बेसिकली लेक्चर लेंगे, एंड एक थोड़ा सा लंबा लेक्चर कल भी खींच लेंगे, एंड वी विल बी एंटरिंग इनटू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट इज दिस वन, सोशो रिफॉर्म मूवमेंट का पार्ट 2। तो उसमें पहले तो हम लोगों को देखना है कि कास्ट मूवमेंट एंड वुमन मूवमेंट ये एग्जैक्टली कैसे हुए, एंड देयर आफ्टर वी विल बी एंटरिंग इनटू द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, सिख रिफॉर्म मूवमेंट, इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें फिर मद्रास देयर आफ्टर फिर दिल्ली से लेके पंजाब वाला एरिया है, वहाँ के रिफॉर्म मूवमेंट भी कवर अप करेंगे। तो दैट इज़ द रफ फ्लो फॉर टुमारो। आई होप टू सी यू अगेन टुमारो गाइज। थैंक यू सो मच, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।